12:30 के बजाय आपके सामने 12 बजे ही आधम के हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा और ऊष्मागति। तो अपनी कॉपी में ही डाल लीजिएगा। एंड थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा व ऊष्मागतिकी, ऊष्मा व ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, हीट और थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए आप विविध भारती का प्रसारण करते हैं। यह आकाशवाणी है। अब आप सुमित शुक्ला से विज्ञान संबंधित समाचार सुनेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सर एक और क्लास लाइव है इकोनॉमी की, दोनों में से किसी एक का चयन कर लीजिएगा, है ना? तो बेहतर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि ऊष्मा और ऊष्मागतिकी क्या है। दोस्तों 2 शब्द हैं, एक है हीट, एक है टेम्परेचर। तो पहले थोड़ा-सा क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, है ना? तो दोनों को क्लियर करें, तो फिर आपको हम आगे ले चलते हैं। यदि हमें ऊष्मा की परिभाषा देखनी है, तो ऐसे मान के चलना, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा लिखिएगा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, जिसे आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है और यह वस्तुओं में निहित होती है और यह वस्तुओं में निहित होती है। अब ध्यान देना, ऊष्मा को कैसे महसूस करें, है ना? अच्छा, आकाशवाणी का यह भागलपुर केंद्र है। नहीं, यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है और आप केजीएस समाचार सुन रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो ऊष्मा अगर आपसे कोई पूछे कि है क्या, हीट क्या है? तो उत्तर देना है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, जो कि जैसे हमारे शरीर के अंदर भी ऊर्जा है, जो थर्मल एनर्जी या ऊष्मीय ऊर्जा के तौर पर या आंतरिक ऊर्जा, जिसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, या कई बार इसे हम क्या बोलेंगे? थर्मल ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा के रूप में जानते हैं। एक और खास बात समझिएगा, मान लो हमारे पास ये कोई वस्तु है ए, ये कोई वस्तु है बी, दोनों को हम टच में ला दें, यानी कि संपर्क में ला दें, और यहाँ पर ध्यान देना, इसका हम जो तापमान चेक करें, वो है 100 अंश सेल्सियस, और वस्तु बी का जो तापमान चेक करें, तो ये होगा 30 अंश सेल्सियस तापमान। तो अब आपका मेरा जो सवाल है ये बताना कि किधर से किधर की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होगा? तो आप कहोगे कि द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर टिल इक्विलिब्रियम, यानी कि अब ये ध्यान देना कि यहाँ पर ये उच्च तापमान है, ये उच्च तापमान है, और ये जो है निम्न तापमान है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो ऊष्मा है उसका प्रवाह हो रहा है, ऊष्मा है उसका प्रवाह हो रहा है, 100 वाला 30 की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, 100 वाला 30 की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी विद द ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये सिंपल सी बात है कि तापांतर के कारण तापांतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह या आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह, कारण आंतरिक ऊर्जा का एक पिंड से दूसरे पिंड के साथ, एक पिंड से दूसरे पिंड तक स्थानांतरण होना की, और उसकी मात्रा, इसे हम क्या कहेंगे? ऊष्मा कहते हैं। क्या कहेंगे? ऊष्मा कहेंगे। मेरे दोस्तों, इसका जो मात्रक है वो वही है जो आप जानना चाह रहे हो, यानी कि जूल। कभी भी हम ऊष्मा की जो यूनिट्स लिखेंगे या ऊष्मा का जब मात्रक लिखेंगे तो जूल होता है। हालाँकि इसे हम अन्य मात्रक में भी याद रखते हैं, जैसे कि अर्ग हो गया, कैलोरी हो गया, किलो कैलोरी हो गया। तो अन्य मात्रक में अगर आप लिखना चाहें तो अन्य मात्रक है अर्ग, कैलोरी और किलो कैलोरी। अर्ग, कैलोरी और किलो कैलोरी। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद थोड़ा-सा वही बातें हैं कि तापमान क्या है? एक तो हमने ऊष्मा देख लिया, तापमान की बात करें, तो जब हमें तापमान समझना है ना, तो लिखिएगा हेडिंग तापमान। इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, अर्थात किसी भी वस्तु का गर्म या ठंडा होना ही उसका तापमान है। सिंपल तरीका है, किसी भी वस्तु का गर्म अथवा ठंडा होने की माप उसका तापमान है। ठंडा होने की माप उसका तापमान है, टेम्परेचर है कि वो कितना गर्म होना चाहता है, कितना ठंडा होना चाहता है। ठीक है? तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे मान के चलो कि भई, अब एक बात ध्यान रखना कि यदि हीट ज़्यादा होगा, तो इसका सीधा मतलब है कि टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मात्रक है, खास करके जो इंटरनेशनल यूनिट का मात्रक है, इसका तापमान का, वो मुख्य तौर पर अभी हमने जस्ट देखा, इसके बहुत सारे मात्रक होते हैं। जैसे एक तो हमने समझा है केल्विन, है ना? केल्विन, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है सेल्सियस, एक होता है रीमर, और एक होता है रैंकिन। तो आम तौर पर ये 4-5 ऐसे पैमाने हैं जो तापमान के होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो तापमान का एसआई मात्रक है वो क्या है? वो जूल सॉरी केल्विन होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो केल्विन है, जो हमने सबसे पहले लिखा है ये वाला, यही इसका एसआई यूनिट है। बाकी ये इसके अन्य मात्रक होते हैं। क्या होंगे? अन्य मात्रक होते हैं। तो ये 2 अंतर रहे हैं हीट में और तापमान में। हीट एक इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है जो कि फ्लो होती है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, और उसका जो मात्रक है वो जूल है, अर्ग है, किलो कैलोरी, कैलोरी है। बट अगर हम बात करें कि अगर हम तापमान की बात करें, तापमान एक डिग्री है, एक मेज़रमेंट है किसका? किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर उतना बढ़ेगा,
और इसको मापते हैं केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, रीमर में या रैंकिन में, ठीक है? इस तरह से दोनों बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान दो दोस्त, अगर हमें इस तरह के तापमान को मापना है ना? तो हम इस्तेमाल करते हैं तापमापी। तो नीचे से नोट लिख देना कि तापमान तापमान मापन के लिए तापमान मापन के लिए तापमापी या थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है और यही थर्मोमीटर न्यूनतम तापमान ही माप देता है और यही थर्मोमीटर अधिकतम तापमान ही माप देता है। अर्थात इस थर्मोमीटर के द्वारा हम उच्चतम तापमान माप सकते हैं। अभी तक जो उच्चतम तापमान मापा गया वो मापा गया 4 अंश ट्रिलियन सेल्सियस, 4 अंश ट्रिलियन तक अभी तक मापा गया है। न्यूनतम तापमान की अपनी एक लिमिटेशंस है जिसको हम परम ताप कहते हैं। तो न्यूनतम तापमान अभी तक जो वही है जिसे हम परम ताप के तौर पर जानते हैं या एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रूप में मानते हैं और वो है -273 अंश सेल्सियस। यानी कि अधिकतम तो हमने 4 ट्रिलियन अंश सेल्सियस मापे, बट न्यूनतम मापने की क्षमता एक लिमिटेड है, इससे नीचे नहीं होता और वो है -273। अभी तो इतना ही ध्यान रखिएगा। मेरे दोस्तों सबसे फेमस जो तापमापी है वो है डॉक्टरी तापमापी। तो हेडिंग करके लिखिएगा प्रमुख उदाहरण, ऐसे लिखना है प्रमुख उदाहरण। तो पहला हमें चेक करना है वो है डॉक्टरी थर्मोमीटर। डॉक्टरी थर्मोमीटर पहला एग्जांपल है डॉक्टरी थर्मोमीटर। तो इस तरह से हमें एक-एक करके लिखते हुए चलना है या समझते हुए चलना है ना? इतना कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। थर्मोमीटर या डॉक्टरी थर्मोमीटर की अगर हम चर्चा करें, तो इसकी जो रेंज है उसे ध्यान रखना है। वो है 35 से शुरू होती है। पहले तो हमें चेक करना है कि इसकी रेंज क्या होगी। वो 35 अंश सेल्सियस से लेकर 42 अंश सेल्सियस तक जाती है और यही अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 90 अंश फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 अंश फ़ारेनहाइट तक जाती है। तो ये एक वो तापमापी है जिसे हम कहते हैं डॉक्टरी थर्मोमीटर। अब ध्यान रखना कि इनकी रेंज के अलावा आपसे इनके इन्वेंटर्स पूछ सकते हैं कि वास्तव में इसका विकास या इसका आविष्कार किसने किया। एग्ज़ैक्टली इनके इन्वेंटर्स की जब बात करें तो बहुत क्लियर नहीं आता है ना? बट अब हमें थोड़ा-सा ध्यान देना है कि किन-किन के नामों को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, है ना? तो सबसे बात तो इनके इन्वेंटर्स में एक नाम आता है फ़ारेनहाइट का, फ़ारेनहाइट। ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, अगर ये है तो इसे लगा सकते हो। एक और है रॉबर्ट गिलबर्ट, रॉबर्ट गिलबर्ट। अब ये भी आ जाए, इनको भी लगा सकते हो। एक और है नाम टेंटोरियो, टेंटोराई। तो ऐसे 2-3 नाम अलग-अलग सिनेरियो में पूछे जाते रहे हैं। अब आपकी मर्ज़ी है या एग्ज़ाम की जो डिमांड होगी उसको देख लीजिएगा। एग्ज़ाम के हिसाब से चीज़ें सेट हो जाएँगी। है ना? तो आप वहाँ पर फिट कर सकते हो। दूसरा एक और बात समझिएगा डॉक्टरी थर्मामीटर में, इसमें पारा भरा जाता है। पारे का उपयोग होता है। पर आजकल जो डिजिटल आने लगा है, डिजिटल थर्मामीटर, इसमें पारा नहीं होता। इसमें पारा नहीं होता। इस बात को ध्यान देना। और भी कई प्रकार के थर्मामीटर हैं हमारे मार्केट में। जैसे एक है लिक्विड थर्मोमीटर। अब चूँकि कॉमन सी बात है, लिक्विड का मतलब हो गया कि इसमें हम एक तरीके से द्रव भरने का प्रयास कर रहे हैं, कि ऐसे तापमापी जिसमें मुख्यतः द्रव भरा हो, यानी कि लिक्विड भरा हो, तो उनको हम कहेंगे लिक्विड थर्मामीटर। जैसे मान के चलो कि अभी जस्ट हमने आपको बताया कि एक तो हम पारा आधारित, देखिए, तो पारा आधारित तापमापी इसी लिक्विड में ही आएगा, जो कि आमतौर पर डॉक्टरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना? क्योंकि पारे के साथ क्या है ना कि आप -39 अंश सेल्सियस तक मापन क्षमता आ सकती है इससे, क्योंकि इससे नीचे पारा जम जाता है। तो अब अगर हमें इससे नीचे तक तापमापी मापना है तो हमें इसमें अल्कोहल भरना होगा, है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो एक होता है अल्कोहल आधारित तापमापी, अल्कोहल आधारित तापमापी। तो इसका इस्तेमाल करके हम लगभग-लगभग -115 अंश सेल्सियस तक तापमान पता कर सकते हैं। यानी कि बहुत न्यूनतम स्तर पर हमें तापमान मापना है, तो भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे कई बार हम वेदर का मेज़रमेंट कर सकते हैं, है ना? तो सबसे फेमस जो इसका इस्तेमाल है अल्कोहल बेस्ड का, तो वो होता है यू शेप्ड थर्मोमीटर। ये होता है यू आकार का, इसे बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा थर्मोमीटर। क्या बोलेंगे? मैक्सिमा मिनिमा थर्मोमीटर। और इसी मैक्सिमा मिनिमा थर्मोमीटर का इस्तेमाल करके हम मौसम की जानकारी जुटाते हैं। मौसम का तापमान पता किया जाता है। और इसमें भरा क्या-क्या है? जवाब हो जाएगा, इसमें भरा है अल्कोहल, यानी कि पारा के नहीं बल्कि इसमें हमने अल्कोहल C2H5OH भरा हुआ है। एक और होता है दोस्तों जिसे बोलते हैं गैस तापमापी। इसमें आमतौर पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है पायरोमीटर जिसे हम कहते हैं पूर्ण विकिरण तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी कहा जाता है या इसे हम आमतौर पे पायरोमीटर कहते हैं। इस पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है बहुत अधिक उच्च तापमान मापने के लिए, यानी कि बहुत हायर वैल्यू के जो टेम्परेचर होते हैं, उसे मापने के लिए हम टोटल रेडिएशन पायरोमीटर या थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में तो ये बात लिख लीजिएगा कि अधिक अधिक उच्च तापमान, अधिक उच्च तापमान यानी कि लगभग-लगभग 800 कितना? तो लगभग 800 अंश सेल्सियस से अबव अगर चलेंगे, उससे ऊपर का तापमान मापने के लिए हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये काम करता है, एक नियम है स्टीफन का। तो ये स्टीफन के नियम को फॉलो करता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये है एक विशेष तरीके का पायरोमीटर, क्या कहलाएगा?
पायरोमीटर कहलाता है। ध्यान देना एक और फेमस पायरोमीटर है जिसको आपको ध्यान रखना होगा, उसे कहते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर और ये बीन के विस्थापन नियम पर कार्य करता है। थोड़ा-सा इसको क्लियर कर लीजिएगा कि पूर्ण विकिरण तापमापी के साथ-साथ एक होता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो जो ऑप्टिकल पायरोमीटर है, ये भी हाई टेम्परेचर चेक करेगा, लेकिन यह मुख्य तौर पर इसका जो सिद्धांत है, वो काम करता है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ या बीन के विस्थापन नियम को ये फॉलो करेगा। वीन के विस्थापन नियम को यह अनुपालित करता है। वीन के विस्थापन नियम को यह अनुकालित अनुपालित करता है। ठीक है? इतना बात अपनी कॉपी में ध्यान दीजिएगा। एक और है जिसे हम बोलते हैं प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। क्या कहेंगे? प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। एक और नाम लिख देना आगे बढ़ाते हुए, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये एक तरीके से थर्मोमीटर भी है और प्लस में रेजिस्टेंस के तौर पर कार्य करता है। इसका इस्तेमाल हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में या उद्योग क्षेत्र में करते हैं। तो यह एक तरीके से प्रतिरोधक व साथ ही साथ तापमापी या थर्मोमीटर दोनों रूप में उपयोगी है, दोनों रूप में उपयोगी है। ओके? और इसका इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में या औद्योगिक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे दोस्तों ये कुछ ऐसे मुख्य तौर पर रहे हैं थर्मोमीटर। एक और हम आपको बता दें वो है प्रयोगशाला तापमापी। तो नेक्स्ट एक और लिख सकते हैं प्रयोगशाला तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी या लैबोरेटरी थर्मामीटर और इसका जो रेंज याद रखिएगा -10 से 110 अंश सेल्सियस इस टेम्परेचर की रेंज पर ये काम करता है, जिसका नाम है प्रयोगशाला तापमापी या लैबोरेटरी थर्मामीटर। तो इस तरह से दोस्तों कुछ थर्मामीटर्स रहे हैं, जिनको अगर हम ध्यान में रख दें तो बेहतर होगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? खैर, अब अगर हम आपको आगे लेकर चलें तो थोड़ा-सा हमें रिलेशंस चेक करना होगा कि जो हमने अभी तक तापमापी के पैमाने देखे हैं, उन सभी तापमापी पैमानों के बीच संबंध क्या निकलता है और उससे जुड़े हुए हम कैसे सवालों को हल करें। तो नेक्स्ट अगर हम हेडिंग आपके सामने बताएँ, तो वो होगा विभिन्न तापमापी पैमाने या मात्रक और उनके संबंध, है ना? तो ऐसे लिखना है, तापमापी पैमाने व उनके बीच में संबंध, रिलेशन। दोस्तों ध्यान रखना कि हमने अभी आपको सेल्सियस बताया है, यानी कि अंश सेल्सियस लिखा जाएगा। एक हमने आपको अभी फ़ारेनहाइट बताया है, अंश फ़ारेनहाइट लिखा जाएगा। एक हमने आपको अभी केल्विन बताया है, के से डिनोट करेंगे। मोटा-मोटा यही ध्यान दीजिएगा 3 जो हमें समझ में रखना है। सेल्सियस का अपना एक न्यूनतम बिंदु होता है, लोएस्ट पॉइंट होता है जिसको हम हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि जिस पर पानी की बूंदें बर्फ बनने लगें, तो न्यूनतम बिंदु होगा। दूसरा, सेल्सियस का अपना एक अधिकतम बिंदु होता है, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट होता है, जिस पर कोई पानी भाप बनने लगे, यानी कि आप इसे बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु कह सकते हैं। पानी के संदर्भ में ये 100 अंश सेल्सियस माना जाता है। पानी के संदर्भ में ये 100 अंश सेल्सियस माना जाता है। देखो, हमारे सामने 2 अलग-अलग प्रकार के छात्र हैं। कुछ जो हैं केवल सुन रहे होंगे, कुछ जो हैं वो नोट भी कर रहे होंगे। मेरी आपको बहुत सख्त सलाह है, यदि आपके पास इतनी शक्ति है कि आप इसे नोट कर सकें, तो बिल्कुल नोट कीजिएगा, ये बहुत आवश्यक है ना? खैर, फ़ारेनहाइट की तरफ चलें तो सेम यही कॉन्सेप्ट है कि फ़ारेनहाइट का भी एक न्यूनतम बिंदु है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं 32 अंश फ़ारेनहाइट और इसका एक अधिकतम बिंदु है, जो कि है बॉइलिंग पॉइंट। ये होता है 212 अंश फ़ारेनहाइट। यही सेम कहानी केल्विन के साथ भी मिलेगी, है ना? कि इसका भी एक न्यूनतम बिंदु है, लोएस्ट पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं 273 केल्विन और इसका एक हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होगा सेम, जो काम इस 0 पे होगा पानी के साथ वही काम 273 पे होगा केल्विन पर, है ना? वो होता है 373 केल्विन। मेरे दोस्तों इसी से हम एक फ़ॉर्मूला निकाल लेते हैं, जैसे एक फ़ॉर्मूला आप बहुत ज़माने से याद किए होंगे, उसी पे बेस हम कुछ क्वेश्चन्स लगा लेंगे। हुँ? ये याद हो जाएगा ना? ध्यान रखना इस चीज़ को। कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया है और गया है तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। फ़ॉर्मूला है कि एक तो जो चिन्ह है माइनस हिमांक बिंदु बटे में क्वथनांक बिंदु माइनस हिमांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु माइनस हिमांक बिंदु। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो मान लो हमें सेल्सियस का निकालना है। T - 0 बटे 100 - 0 बराबर आ गया T बटे 100। ओके, सेम यही बात अगर हमें फ़ारेनहाइट में F - 32 बटे 212 - 32 बराबर आ गया F - 32 बटे 180। ओके, यही बात हम केल्विन निकालें तो K - 273 बटे 373 - 273 आ गया K - 273 बटे 100। तो ये 3 वैल्यू हमें एक साथ निकल के मिली। तो याद है सर, याद है तो अच्छी बात है भाई, काहे टाइम खोटा कर रहा है? कोई और विषय पढ़ लो, नौकरी लेनी है ना अपन को। तो कोई और विषय पे काम करो इधर-इधर आता है तो ये उनके लिए जिनको नहीं आता है। यदि हम तीनों को इक्वल कर लें, बराबर कर लें, तो देखो इनको बराबर करने के बाद C बटे 100 बराबर F माइनस 32 बटे 180 बराबर K माइनस 273 बटे 100 काट दोगे तो अंततः रिजल्ट क्या आएगा? C बटे 5 इक्वल टू F माइनस 32 बटे 9 इक्वल टू K माइनस 273 बटे 5। तो एक मूलतः ये हमें मिल गया सूत्र। इसी पर आधारित होकर के हम आई डोंट नो, मुझे डर लग रहा है साइंस में, अच्छी बात है। डरना ज़रूरी है, बिना डरे कैसे पढ़ोगे? टुडे लाइव में जाओ, देखो विवेक भाई, जाओ देखो भाई। फिर इसमें सिर्फ मेरा काम पढ़ाना है ना, तो मुझे पढ़ाने दो। बाकी तो मैं तो सबके लिए एक जैसा हूँ। सेल्सियस में नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर कितना बताएँगे, सारी बात बताएँगे, है ना? क्या चिंता कर रहे हो?
रिवीजन करते रहो, जिनको आता है दोहराते रहो, अच्छी बात रहेगी, है ना? तो अब ऐसे ही आपको प्रश्न मिल सकते हैं और कैसे? मैं एक-एक करके कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। जैसे मान लो पूछा जाए कि अभी रमेश को बुखार है और शरीर का तापमान शरीर का तापमान म चला गया है माइनस में हो जाएगा, प्लस 40 अंश सेल्सियस चला गया है। अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? तो इसी को हमें कन्वर्ट करना है कि फ़ारेनहाइट में देखो, इसी को अब कन्वर्ट करना है कि उसमें केल्विन में देखो। तो इसको आपको फ़ारेनहाइट में पूछा गया है और यही आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। दोनों कन्वर्ट करके देख लेते हैं। सेल्सियस में दिया गया है ना? जो दिया गया है C/5 इक्वल टू F-32/9। यही हमें एक बार सेट कर देना है ना? बैच में अच्छे से पढ़ते होंगे लेकिन आपका पढ़ाने से संतुष्टि नहीं मिल रहा है। अपने हिसाब से बताते हैं। सर आप किसी और बैच में अच्छा पढ़ाते होंगे लेकिन भाई अब क्या ही कर सकते हैं? आपको संतुष्ट करना हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं है। हमारा अंतिम उद्देश्य है लोगों को संतुष्ट करना, ठीक? आपको संतुष्ट करने के लिए अलग से मिलना पड़ेगा। पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, पागल है कहीं, ठीक? तो C/5 और F-32/9 अब ये आ गया, अब ऐसे कैसे? इसी से कनेक्ट कर लेना है। तो C का मान कितना है? 40/5 बराबर F-32/9 क्रॉस गुणा हो जाएगा, है ना? जब क्रॉस गुणा हो जाएगा तो हाँ, उसको कैसे संतुष्ट करो हमको? हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं पागल कहीं का? एक से एक मूर्ख प्राणी धरती पे जन्म लिए हैं। चलिए, तो 40 को गुणा कर देंगे 9 से बराबर 5 गुणा करेंगे F-32 से। तो आप ज़रा बताना हल-वल करो भाई इसको। तो हल करोगे तो कितना निकलेगा? तो अंत में कितना आ जाएगा? 104 कितना आएगा? 104 लगभग यही बातें आप केल्विन के साथ हाँ, 104 आ गया बेटा। अब यही बातें हम लोग केल्विन का देख लेते हैं। इसको हल करोगे तो इतना तो कर ही सकते हो, नहीं करोगे तो भी हम क्या जाने। 3/5 इक्वल टू K-273/5 ये तो अपने आप ही कट गया। 40 बराबर K-273 K को क्या कर दो? 273 को ऐड कर दो किसमें? 40 में। क्या आ जाएगा? 300 कितना आ गया भाई? 313 केल्विन। तो ये एक वैल्यू है। हमें इसी स्तर पर एग्ज़ाम में सवाल निकाल लेना है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप कोई भी आंकड़ा निकाल सकते हो। 40 को 42 भी कर सकते हैं, 40 को 38 भी कर सकते हैं। आराम से इसे निकाल करके सपोर्ट करके देखिएगा। आजकल बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा दिखने लगी हैं। अतः आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है ना? अगला देखते हैं। एक और सवाल था कि वह कौन-सा तापमान है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वह कौन-सा तापमान है जिस पर वह कौन-सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? लिखिएगा, वह क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिएगा। वह कौन-सा तापमान है कौन-सा तापमान है जिस पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट बराबर होगा? ठीक है? तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। इसको भी आप पहले से जानते हो, बट थोड़ा-सा मैं लगा के दिखा रहा हूँ। तो एक दूसरा मैं आपको दे दूँगा, आप लगा के देख लीजिएगा। तो 104 कैसा है? ये कह रही है मीनू कुमारी। मीनू बेटा ना वो गणित होता है एक, एक बहुत छोटे ज़माने में आपने गणित पढ़ा होगा, 2 धन 2 बराबर 4 तो 2 गुणे 2 बराबर 4 सोचिए कितने पागल टाइप के लोग हैं, गुणा करने में भी 4 आ रहा है, जोड़ने पर भी 4 आ रहा है। मैं मानूँ कैसे इसको? तो मन्नू आपके लिए ये है कि इसको सोचो जा कर के। ठीक है, मतलब सोचो ना मैथ वाले कितने अजीब-सी हरकत करते हैं। 2 गुणे 2 4 2 धन 2 4 क्या हो रहा है ये? हो यही रहा है जो आपके लिए हो रहा है। सर एग्ज़ाम तो आ गया, आपसे रिक्वेस्ट है कि साइंस अच्छे से पढ़ा दीजिए। आपकी रिक्वेस्ट को बहुत कल परसों से ही मान चुके थे, तो हम करा रहे हैं, बहुत अच्छे से करा रहे हैं और मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, नगमा तुम जाओ सोने। गुड मॉर्निंग भाई, इसका उत्तर लगाओ। अच्छा एक करके विचार आ गया, तो क्या ही है? ये मैथ वालों को भरोसा ना है मेरे, मेरे मन्नू के लिए है ये। खैर, तो आप पूछ रहे हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर करना है। तो C/5 और बराबर है F-32/9 मान लीजिए कि वह पैमाना है या वह मान है A, वह मान है A। तो अगर हमें C और F की जगह क्या लिख देना है? A लिख देते हैं, तो हो जाएगा A/5 बराबर A-32/9 तो आ गया 9A बराबर 5A माइनस 5 दूनी 10 5 3 15 1 16 160 तो अगर आप 4A करोगे तो माइनस 160 आ जाएगा। A बराबर आ जाएगा -40 क्या आ गया? A बराबर आ गया -40 तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान देना कि अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस और केल्विन का बताना है। ये आ गया। दूसरा आ सकता है कि वह कौन-सा तापमान है? क्वेश्चन देखते हैं कि वह कौन-सा तापमान है जिस पर सेल्सियस व केल्विन बराबर होते हैं बराबर होते हैं। इस तरह से सवाल पूछ सकता है कि जिस पर सेल्सियस व केल्विन बराबर होते हैं। तो ज़रा देखते हैं इसको। लगाओ भाई। हाँ, थोड़ा गर्म पानी पियो। हुँ। कि वह कौन-सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और केल्विन बराबर होते हैं? तो C/5 बटे K-273 अपॉन 5 5 तो 5 कट गया और C और K बराबर A मान लेते हैं। तो A बराबर A-273 वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। यानी कि यह आंकड़ा व्यवस्थित नहीं है व्यवस्थित नहीं है, ठीक? नेवर कोइंसाइड तो यही हमें टिक लगाना होगा कि ऐसा सेटअप बैठ नहीं पाएगा, ठीक है? ऐसा सेटअप बैठ नहीं पाएगा, यह आंकड़ा व्यवस्थित नहीं है। एक और बात ध्यान देना कि केल्विन पैमाना को कभी भी नेगेटिव नहीं लिखा जाता। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, आपको समझना है। केल्विन पैमाने को हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे, केल्विन पैमाना इसलिए बनाया गया है। तो प्लस 273 नहीं होगा बेटा, प्लस 273 अंश सेल्सियस बहुत बड़ी बात हो गई और प्लस 273 केल्विन उतनी बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात हो गई। दोनों बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, है ना? अब जो दोनों बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नेवर कोइंसाइड कभी ऐसा विकल्प आएगा ही नहीं। तो हमें ध्यान में ये बात रख लेनी है। खैर चलते-चलते एक सवाल आपके मन में हम डाले जा रहे हैं कि आपको बताना है कि वह कौन-सा पैमाना है जिस पर केल्विन और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। ये आप घर पे कर लीजिएगा, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है
वह कौन-सा पैमाना है कौन-सा पैमाना है जिस पर केल्विन व फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो इस पर भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो शानदार सा उत्तर आ जाएगा और सेम वही तरीका निकालना है कि K माइनस 273/9 इक्वल टू 3 हाँ, ये तो है। F माइनस 32 अच्छा ये बटे 5 होगा, बटे 5 F माइनस 32/9 तो इसी को आप A मान लीजिए और लगाना शुरू कर दीजिएगा। तो जब आप लगाएँगे तो यह उत्तर आ जाएगा। सर ड्यूरेशन नहीं बढ़ाइएगा इसका तो आप बोले थे कि बैच खत्म होगा तो लंबा क्लास लेंगे। हाँ, बोला हूँ और मेरे हिसाब से आज बड़ी तो है आधे घंटे, कल और 2 घंटे कर लेंगे, है ना? जल्दी बायो लेने वाला हूँ मैं, मान के चलो 1-2 दिन के 3 दिन के अंदर और बायो की हम 3-3 4-4 घंटे की एक साथ क्लास लेंगे। तो इस स्तर पर काम बनेगा, है ना? भरोसा रखो हमारे ऊपर, अपने ऊपर नहीं रखो, अपना तो भरोसा तो डगमगा ही गया होगा, मेरा वाला ध्यान रखो। हम अध्यापक हैं भैया। तो अब एक बात और मैं पॉइंट आउट करते चला हूँ और उससे आपको ये ध्यान में रखना है कि एक बिंदु होता है परम ताप, है ना? तो परम ताप पॉइंट ध्यान में रखना या एब्सोल्यूट टेम्परेचर बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अपने अलग-अलग पैमाने हैं। क्या-क्या है उसे ध्यान देना। यदि हम बात कर रहे हैं केल्विन और रैंकिन की, है ना? सबसे न्यूनतम तापमान होता है। एक वर्ड है परम ताप, इससे जुड़ा एक वर्ड है परम शून्य ताप। तो जब किसी भी पदार्थ के पास लोएस्ट थर्मल एनर्जी रह जाती है, तो इसका आंसर आपने नहीं दिया। सर खुद ढूँढना, सारी बात थोड़ी बताएँगे। सर हाँ सर, जैसा दिमाग को हाँ, बात आप सही कह रहे हो। दरअसल है क्या ना कि आपकी क्लासेस भी तो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है ना, तो अभी मैं ही ज़्यादा पढ़ाना शुरू कर दूँ, मैं कर ले जाऊँगा, बिलीव मी मुझ पे भरोसा रखो। आपका पेपर 10 तारीख को है, हम ऑन एवरेज 8 तारीख को आपको पूरा फाइनल करके दे देंगे। फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और हम ये भी वादा करेंगे 80% बढ़ा भी देंगे। ये हम वादा कर रहे हैं, दावा नहीं कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हम एग्ज़ामिनर नहीं है, ना ही हम पेपर सेटर हैं, हम एक अध्यापक हैं जो अधिकतम से अधिकतम पढ़ाने की उम्मीद करेंगे, ठीक? तो ये बात ध्यान देना। आपको क्या करना है, कल के लिए नहीं रखना है। कैसा करना है? गुरुजी बुरा ना माने, मिसमैनेजमेंट तो हुआ है। कैसे हुआ है भाई? तुम एक दिन कोचिंग चला के दिखा देना, 3 महीने में सारा जीएस और मैथ्स रीजनिंग खत्म कर देना, तब जान जाएँगे। ये बात ध्यान रखो ना। 3 महीने में बेटा कैसे कोचिंग कराते हो तो तुम जान लेना। आप एक ऐसे छात्र हो ना और हम एक ऐसे अध्यापक हैं। हमारी हार्दिक इच्छा है आपको अधिकतम दे डालें। आपकी हार्दिक इच्छा है कि मुझे इतने दिन में सारा पढ़ा दूँ। तो बड़ा ही इच्छाओं का तालमेल हिट करना बैठेगा ना, तो इसे मिसमैनेजमेंट कभी नहीं करेगा। देखो बेटा कहना बड़ा आसान है। अब क्या आपको कमेंट्स करने की शक्ति दी गई है, आप लिख के निकल जाओगे। अभी एक लड़का आए और लिख दे कि इतनी देर से पता नहीं क्या पढ़ा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? मैं तो कहूँगा यार अगर एक लिख दे ठीक समझ में आता है। अभी 10-5 लिख दे। अगर मैं 10-5 ये लिख दिया यार ये मास्टर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं तो मेरा तो मन ही डाउन हो जाएगा मैं क्या पढ़ा दिया। समझ में आई ना? तो आपको क्या करना है कि साइंस को यहीं की यहीं खत्म कर लेना है। इसे एज़ अ रिवीजन लेना है। इसे एज़ अ इनिशिएटर नहीं लेना है। चाहे आप इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर दिस सिलेबस बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी हम करेंगे चिंता मत करिए। और आप जाइए युद्ध लड़िए, है ना? एग्ज़ाम जल्दी ले रहा है, बहुत जल्दी ले रहा है एग्ज़ाम। मतलब ये कोई तरीका होता है। एट लीस्ट आप प्रीलिम्स के लिए 4-5 महीने का मौका तो दीजिए। हाँ, फिजिक्स का नोट्स मैंने बोला है तो प्रिपेयर हो रहा है, थोड़ा-सा उसकी डिजाइनिंग ठीक कर रहे हैं। फिर कल या परसों तक आपके मन में फिट हो जाएगा वो। चलिए, तो अब एक टॉपिक है परम ताप या परम शून्यता। ध्यान देना। मान लो कि ये कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। तो आपने कहा कि इसमें होती है इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा और यही इंटरनल एनर्जी ये डिपेंड कराती है यही जो इंटरनल एनर्जी है ये डिपेंड कराती है कि हमारे पास कितनी हीट है। एनर्जी ज़्यादा होगी तो हीट ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब किसी वस्तु में न्यूनतम थर्मल ऊर्जा रह जाती है, न्यूनतम काइनेटिक ऊर्जा रह जाती है, तो उससे नीचे की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसे उसका परम ताप या परम शून्य ताप मानते हैं, है ना? तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि न्यूनतम गतिज ऊर्जा अथवा थर्मल ऊर्जा की अवस्था जब वस्तु का तापमान सबसे निचले स्तर पर होता है सबसे निचले स्तर पर होता है ओके तो इसे कहते हैं परम ताप या परम शून्य ताप। अब सबके 4 पैमाने हैं। जैसे है ना बेटा? हमने आपको कहा कि केल्विन तो अभी आपको बताइए केल्विन पैमाना कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये हमेशा किसमें रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। तो जो 0 केल्विन है, इससे नीचे कोई भी तापमान नहीं है। 0 केल्विन परम शून्य ताप हो जाएगा इसका। दूसरा पैमाना एक और है जो कभी नेगेटिव नहीं होता। इसे कहते हैं रैंकिन। क्या बोलते हैं? रैंकिन। तो जो रैंकिन पैमाना है, ये भी कहलाता है 0 आर। यानी कि 0 आर या 0 रैंकिन सबसे परम शून्य ताप है। लेकिन अगर हम इसे सेल्सियस की बात करें, अगर हम यही बात सेल्सियस की करें यानी कि अंश सेल्सियस, तो ये माइनस में जाता है जिसे हम परम ताप कहते हैं माइनस 273.15 अंश सेल्सियस। ये जो पैमाना है, ये परम ताप का पैमाना है। और अगर यदि हम इसी चीज़ को लेकर के चले जाएँ किसमें? फ़ारेनहाइट में, तो माइनस 459.67। तो अगर हम ये बात फ़ारेनहाइट में ले चलें, तो ये पैमाना कहलाएगा माइनस 459.67 अंश फ़ारेनहाइट। यह सबसे न्यूनतम तापमान है जिसे परम ताप कहते हैं। ये न्यूनतम तापमान है, ये न्यूनतम तापमान है, ये हमेशा पॉज़िटिव ही रहेगा, ये हमेशा पॉज़िटिव ही रहेगा। बट ये पैमाना नेगेटिव जा सकता है, ये पैमाना भी नेगेटिव जा सकता है। अब ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो पूछे जाएँगे, इसे ध्यान देना। सुनील पाठक भैया आप गलत लिख रहे हो डेटा, है ना? डेटा को सही करो, कितना हो जाएगा? 459.67 सेंटीग्रेड जो कि लगभग-लगभग कितना है? तो जवाब हो जाएगा ये है -460 के आस-पास, ठीक है? आगे बढ़ा जाए।
तो ये कुछ कॉन्सेप्ट रहे हैं जिसको हमने परम ताप के रूप में लिया है। अब चलते हैं, अगला जो चैप्टर है उसका नाम है ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा का संचरण। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ हीट या ऊष्मा का संचरण। 3 तरीके का ट्रांसमिशन ऑफ हीट चलता है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। तो 3 तरह के ट्रांसमिशन ऑफ हीट हैं, जिनको हम क्रमशः करके समझेंगे और जानेंगे। तो नंबर 1 हो जाएगा, हेडिंग डाल देना है, ऊष्मा का संचरण या इसे कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। क्या कहेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ हीट। और पहला तरीका होगा नंबर 1 का, जिसे हम कहते हैं चालन, या इसे अंग्रेजी में कहता है कि कंडक्शन। देखो, आमतौर पर जो चालन होता है, ठोस माध्यम में और पारा में ऊष्मा संचरण की विधि है। पहली बात तो ये तय कीजिए कि 2 ऐसी चीजें हैं जिसमें ऊष्मा का संचरण हो रहा है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऊष्मा का संचरण चालन से कैसे हो रहा है? देखो, मान लेते हैं कि इफ वी हैव ए मेटल स्टिक, यदि हमारे पास एक धातु की छड़ी है, यह एक धातु की छड़ी है या मेटल स्टिक है। अब इस मेटल का एक किनारा हम गर्म करना शुरू कर देते हैं। सपोज दैट दिस इज, इसे हमने यहाँ से गर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है? तो अब क्या होगा? ये इलाका हीट प्राप्त करेगा, यानी कि यहाँ पर हीट बढ़ेगा, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब देखो, चूंकि इस मेटल स्टिक का निर्माण बहुत सारे पार्टिकल से हुआ है, पार्टिकल्स, 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 ये ढेर सारे क्या है? पार्टिकल्स हैं ये। तो अब क्या होगा? अब जैसे ही आप एक कोना गर्म करेंगे, इसका एक पार्टिकल गर्म हो जाएगा और ये अब ऊष्मा अगले वाले को ट्रांसफर कर देगा। ये वाला अगले वाले को ट्रांसफर कर देगा, ये अगले वाले को ट्रांसफर कर देगा, ये अगले वाले को। इस तरह से पार्टिकल्स बिना अपना स्थान बदले, केवल कंपन के माध्यम से, केवल कंपन के माध्यम से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के माध्यम से ऊष्मा को प्लेस ए से प्लेस बी तक पहुंचा दिया। तो ये जो घटना आप देख रहे हैं, इसी कहा जाएगा कंडक्शन। क्या कहेंगे? कंडक्शन कहेंगे या चालन कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच बिना स्थान बदले बदले सामान्य कंपन, सामान्य कंपन हुआ, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। और ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण केवल किसमें होगा? केवल धातु में, केवल मेटल में। कि लकड़ी में उतना तेज नहीं हो पाएगा, इसलिए धातु जल्दी गर्म होती है और लकड़ी गर्म होने में समय लगाती है। कह सकते हैं सामान्य कंपन हुआ, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण केवल धातु में, के आधार पर, के आधार पर ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक स्थानांतरण क्या कहलाएगा? चालन कहलाता है। ठीक है? ध्यान देना, अगर हमारे पास ये लकड़ी की मेज है या लकड़ी की कुर्सी है, ये वुडन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए धीरे गर्म होगी। लेकिन वहीं अगर हम एक लोहे की मेज लगा दें, ये आयरन की मेज है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इसलिए तीव्र गर्म होते हैं। तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, इसे हमें ध्यान में रखना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि चालन के हैं, तो चालन के कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, दैनिक जीवन में जो छप्पर के मकान है और छत के मकान की तुलना में ज़्यादा गर्म नहीं होते, क्योंकि छप्पर के मकान में चालन स्लो होगा और छत के मकान में जो अंतर आणविक अवकाश है वो बहुत कम रहता है। अंतर आणविक अवकाश कम होने के नाते यहाँ पर जो चालन है, यानी कि जो कंडक्शन चल रहा है, वो एक तरीके से बहुत तेज होगा। इसमें कम है, तेज होगा, जिसमें अवकाश ज़्यादा उसमें धीमा होगा। धातु की मेज ज़्यादा गर्म है, लकड़ी की कम गर्म है, मैंने बता दिया। खाना बनाते समय जो बर्तन के हैंडल होते हैं, उन पर प्लास्टिक या लकड़ी का चढ़ा जाता है, रीज़न जिससे कि प्लास्टिक और लकड़ी बहुत धीमे गर्म होता है और मेटल बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। ये घटना रही दोस्तों किसकी? तो जवाब हो जाएगा, इसे हमने कहा चालन। क्या कहा? चालन। ऐसे ही में दोस्तों अगली घटना है, जिसे हम नाम देंगे संवहन, कन्वेक्शन। संवहन या कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। संवहन या कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। ये क्या है? देखो, पहली बात तो तय कर लेना, यह द्रव व गैस, ये 2 बातें ध्यान दीजिएगा। ये जो कन्वेक्शन है, वह द्रव अथवा गैस 2 में होता है। नरक मचा देते हो। पानी भी ना पीने देते, मचा देते हो। सर, भाई पानी पी रहा हूँ, रुक जाओ यार। नरक मचा देते हो। सर गए, कहाँ गए? पानी भी ना पीने देते। चलिए, तो क्या हुआ? कन्वेक्शन कहाँ-कहाँ होगा? द्रव और गैस में संपन्न होता है, मान लेते हैं।
ये कोई हमारे पास बीकर है, जिसको हम अब नीचे से गर्म कर रहे हैं और इसमें हम क्या करें, पानी भर दिए। तो सबसे पहले क्या होगा, जो नीचे वाला पानी है, ये वाला, नीचे वाला भाग जल्दी गर्म होगा तथा ऊपर की ओर उठेगा, उठता है, राइज़ अपसाइड, है ना? दूसरा, मैं 2-4 को ब्लॉक मारो तो फर्जी, एक साथ मार देना 15-20 को, खत्म करो। चल, बस करो, रहने दो, ये साथ बेटा, है ना? हम आपके दोस्त नहीं हैं, अध्यापक हैं। ये राहुल कुमार चौधरी को ब्लॉक ही कर दो, बस। तो अब ये हमने देखा नीचे वाला पानी क्या हुआ? गर्म हो गया। गर्म होके ऊपर उठेगा, यानी ये वाला हिस्सा यहाँ आ गया। तो अब इसका स्थान तो खाली होगा नहीं क्योंकि ये लिक्विड है या गैस है। तो जो ठंडा जल है वो क्या आएगा? यानी कि जो नज़र नीचे की तरफ भागेगा, अर्थात ऊपर का ठंडा पानी नीचे की ओर शिफ्ट होगा, नीचे की ओर शिफ्ट होगा। क्लियर? और ये प्रक्रिया बार-बार क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। तो लिख सकते हैं कि इस तरह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, चलती रहती है। अतः अब आप कह सकते हो यहाँ पर जो माध्यम के अणु हैं, कण हैं, उनके डिलोकेशन से, ऑन द बेसिस ऑफ द डिलोकेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम, द ट्रांसफर ऑफ द हीट इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। यानी कि माध्यम के जो कण हैं, अणु हैं, उनके स्थान परिवर्तन के साथ-साथ जब ऊष्मा नीचे से ऊपर जा रही है और ये प्रक्रिया बार-बार चल रही है, रोटेशन मोड में चल रहा है, तो इसी घटना को नाम दिया जाएगा संवहन या कन्वेक्शन। क्या कहेंगे? संवहन या कन्वेक्शन। क्लियर हो गया? ठीक। आगे देखते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। तो बहुत सिंपलीफाई में लिखिएगा कि माध्यम के कणों में स्थान परिवर्तन के आधार पर ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण होना संवहन कहलाता है। होना संवहन कहलाता है। ठीक है? स्थानांतरण होना संवहन कहलाता है। क्या कहलाएगा? संवहन। एग्जांपल्स चेक करते हैं, जैसे संवहन गैस और द्रव में होगा, क्लियर? समुद्री समीर जो कि दिन के समय निकलती है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, या स्थलीय समीर विंड ब्रीज ये रात में होती है। और इसके अलावा जो रेफ्रिजरेटर है, इसके अलावा जो घरों का वेंटिलेशन है, घरों का जो वेंटिलेशन है, ये वास्तव में एग्जांपल है किसका? संवहन का। इसके बाद तीसरा जो हमें देखना है वो है विकिरण। कौन सा है? विकिरण, या इसे कहा गया रेडिएशन। विकिरण या रेडिएशन। एक बात ध्यान देना, विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जहां हमने चालन में ठोस देखा, संवहन में द्रव और गैस देखी, वहीं विकिरण में कोई माध्यम नहीं होगा तो भी काम होगा। पर ध्यान देना, माध्यम में चल जाते हैं, माध्यम में भी संभव है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल बिना माध्यम के चलेंगे। अब भाई सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश आपने पढ़ रखा है कि ये निर्वात से भी चलता है और प्लस में जब वायुमंडल में आता है तो भी चलता है। तो कहने का अर्थ यही हो गया कि बिना माध्यम के चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मीडियम में भी आएगा तो भी चलेगा, ये संभव है। बादलों की जो रात है वो गर्म हो जाती है, इसलिए गर्म होती है क्योंकि होता क्या है, सर ने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा, मान लो बादल हैं, तो पृथ्वी से जो रेडिएशन बादल में टकराएगा वो फिर से वापस रिटर्न हो जाता है। यानी कि जो रेडिएशन है या विकिरण है वो रिटर्न हो रहा है। तो रिटर्न होने का रीजन है कि गर्म हो जाएगी रात, और रेगिस्तान का दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। ऐसा क्यों? ध्यान देना, एक नियम है किरचॉफ का नियम, तो इसे कनेक्टेड कर लेना। ऐसे एक नियम है किरचॉफ लॉ या किरचॉफ का नियम, और श्रीमान किरचॉफ ये कह दे रहे हैं कि जो अच्छा अवशोषक होगा, जो अच्छा ऊष्मा का अवशोषक होगा, वही अच्छा उत्सर्जक होगा, वही अच्छा उत्सर्जक होगा। तो इसलिए रेत जो होती है वो अच्छी उत्सर्जक भी है, यानी बादल रेडिएशन सोखता है, बहुत कम सोखता है, रिटर्न कर देता है ना? किरचॉफ ये कह रहे हैं कि जो बेस्ट इमिटर्स है वही बेस्ट एब्जॉर्बर होगा ऑफ द हीट। तो चूंकि जो रेगिस्तान है ना, इसमें जो सैंड है, रेत है ना? जो सैंड यानी कि बालू या रेत होती है, ये ऊष्मा को बहुत ज़्यादा सोखती भी है और ऊष्मा को बहुत ज़्यादा बाहर भी निकाल देती है। इसलिए इनके दिन बहुत गर्म हो जाते हैं और रातें तुलनात्मक रूप में बहुत ठंडी रहती हैं। तो ये भी बड़ा रीज़न है किसका? द रेडिएशन, किसका? रेडिएशन का। उम्मीद है ये तीनों आप तरीके और व्यवस्थाएँ समझ गए होंगे। इसी से जुड़ा हुआ या इसके आस-पास जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है, बेटा मैंने टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है दीपक भारती। हमने जस्ट आपको बताया है, आपके लिखने से थोड़ी ना होता है। हमने जस्ट अभी आपको कहा कि द बेस्ट इमिटर इज़ अ बेस्ट हीट एब्जॉर्बर। अभी जस्ट थोड़ी पहले बात हुई, ठीक है, हिंदी मैंने बोला। तो यदि आप चाहोगे तो कर सकते हो, मुझे दोनों भाषा बोलने, लिखने, पढ़ने, समझने में बिल्कुल सहजता है। हम दोनों लैंग्वेज पढ़ाते भी हैं बीपीएससी कार्यक्रम में, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर क्या है ना, बीपीएस एईडीओ कार्यक्रम में 95% हिंदी माध्यम है ये। तो जितना है उतना हम कर दे रहे हैं, बाकी आप ध्यान दे देना। तो टाइम चेंज कर दे देखिए। तो जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा भी होगा, बिल्कुल यही बात है। तो अब हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी की या कृष्णपिंड की, ये क्या होता है? तो इस पर हम बातचीत कर लेते हैं। तो अपनी कॉपी में भी डाल देना, ब्लैक बॉडी या कृष्णपिंड। ब्लैक बॉडी, या इसे हिंदी में कहते हैं कृष्णपिंड। कृष्णपिंड देखो, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट या एग्जांपल्स हैं। पहली बात तो ध्यान रखना, दुनिया में सर दोनों लैंग्वेज में पढ़ाइए प्लीज। नहीं पढ़ा सकता ना, क्योंकि आपको ये बाइलिंगुअल बैच नहीं बेची है। ठीक, तो ये हिंदी माध्यम की बैच है बेटा। तो ध्यान रखना कि जो कृष्णपिंड का मतलब हो गया कि एक ऐसा पिंड, एक ऐसा पदार्थ, सपोज दैट इफ अ बॉटल इज बिहेव लाइक ब्लैक बॉडी, देन दिस बॉटल कैन अब्सॉर्ब ऑल टाइप ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट।
यानी कि सभी तरह के वेवलेंथ के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है, अर्थात ये किसी को अपने पास से बाहर जाने नहीं देगा। जैसे एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्लैक होल कैन एब्सॉर्ब द ऑल टाइप ऑफ द वेवलेंथ, है ना? ब्लैक होल सभी तरह के वेवलेंथ को अवशोषित कर लेता है, इमिट नहीं करता, इन सबको हजम करके बैठ जाएगा। तो ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट यही है कि एक ऐसा पिंड, एक ऐसा व्यवस्था जो कि लगभग सभी तरह की तरंग दैर्ध्य को अपनी तरफ क्या कर सके, अवशोषित कर ले। तो इस आधार पर इसे हम कहेंगे ब्लैक बॉडी या कृष्ण पिंड, है ना? तो कह सकते हैं कि सभी यहाँ पर भी एक विकल्प, एक एग्जांपल। और एक बात ध्यान देना, कोई भी 100% ब्लैक बॉडी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो लिखिएगा वह पिंड जो सभी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित कर ले, प्रकाश को अवशोषित कर ले, अवशोषित कर ले, कृष्ण पिंड कहलाता है, कृष्ण पिंड कहलाता है। एग्जांपल्स याद रखिएगा इसके कि कोई भी वस्तु 100% कृष्ण पिंड नहीं है, कुछ आपको याद रखना है जो एप्रॉक्स है। क्या है? एप्रॉक्स है। जैसे सूर्य और तारे। और एक और है वेंटा ब्लैक ऑब्जेक्ट, ये वाला। एक इसे बोलते हैं वेंटा ब्लैक कोटिंग, एक तरीके का पेंट मटेरियल है। यदि हम वेंटा ब्लैक पेंट मटेरियल से, अभी देखो नॉर्मल ये एक ऑब्जेक्ट था, इसको हमने वेंटा ब्लैक कोटिंग कर दी, तो अब आपको पूरी तरह से ब्लैक दिखाई दे रहा है। हमने आपको एक दिन बताया था कि किसी भी तरह को देखने का सीधा मतलब क्या है? सीधा मतलब है कि आपको रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं बेटा कि इंग्लिश बोलोगे तभी आप भगवान हो, हिंदी भाषा भी आपकी आनी चाहिए, है ना? खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है उसका नाम है जल का ऊष्मीय प्रसार। एक चैप्टर है थर्मल एक्सपेंशन या ऊष्मीय प्रसार। एक पहले वर्ड समझते हैं, इसका नाम है ऊष्मीय प्रसार। थर्मल एक्सपेंशन चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको अलग से जल का ऊष्मीय प्रसार क्या बता दूंगा, अलग से मैं आपको जल का ऊष्मीय प्रसार समझा दूंगा, है ना? तो दोस्तों आमतौर पर आप ये मान के चलना कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको हमने हीट दिया, ऊष्मा इसकी बढ़ाई, तो तुरंत इसमें एक्सपेंशन होगा, यानी कि प्रसार हो जाएगा या फैलाव होना शुरू हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को ऊष्मा प्रदान करने के बाद उसमें होने वाला ऊष्मीय प्रसार ही, या उसमें होने वाला प्रसार ही ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। ये आमतौर पर रैखिक, क्षेत्रीय और आयतन 3 तरह के प्रसार होते हैं, यानी कि लीनियर, वॉल्यूम एंड एरियल। खैर उससे आगे बढ़ें। तो अब यही कॉन्सेप्ट हमें समझना है किसके साथ? जल के साथ। और जल का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ध्यान देना। जल में 2 बड़ी बातें हैं। जल में एक तो इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। दूसरा इसमें हाइड्रोफोबिक नैनो स्पेस पाया जाता है। और यही 2 बड़े कारण हैं कि जल का ऊष्मीय प्रसार विशेष होता है। कैसे होगा ध्यान देना। अभी चिलाई कलान लगा हुआ है उधर जम्मू एंड कश्मीर में। जब बहुत ठंडी पड़ती है तो सीजन को चिलाई कलान कहते हैं और डल लेक जम जाती है पूरी की पूरी। बट नीचे की लेक नहीं जमती, केवल एक लेयर जमाती है। ये एक बहुत बड़ा अवधारणा है, बहुत बड़ा गुण है जल का। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसी स्थिति में नीचे की जो जलीय स्थिति है वो भी जम जाती। तो बेचारी जो एक्वेटिक लाइफ है, मछलियाँ हैं, वो तो बर्फ में मारी जाती, बड़ा ही मुश्किल हो जाता, है ना? तो इसलिए जल का ऊष्मीय प्रसार विशेष है। कैसे? अगर हम जल को 0 अंश सेल्सियस से और 4 अंश सेल्सियस की तरफ ले जाएँगे तो ये अलग तरीके की घटना दिखाएगा। और 4 से 100 अंश सेल्सियस प्लस की तरफ बढ़ेंगे तो ये अलग घटना दिखाएगा। जैसे जब 0 से 4 जाते हैं तो अब 0 से 4 जाने का सीधा मतलब हो गया कि ऊष्मा प्रदान की गई होगी, ऊष्मा बढ़ाई गई होगी। लेकिन इसमें प्रसार नहीं होगा, बल्कि इसमें अब संकुचन हो जाता है। क्या हो जाएगा? कंट्रैक्शन या संकुचन होगा। अर्थात कोई इतना फैला हुआ था और अब ये संकुचित होके छोटा हो गया। ज़रा बताना, फैला था तो वॉल्यूम ज़्यादा था कि संकुचन हुआ तो वॉल्यूम ज़्यादा हुआ? जब फैला था तो वॉल्यूम ज़्यादा था, लेकिन संकुचन हुआ तो वॉल्यूम कम हो गया। अर्थात जैसे संकुचन होगा, इसके आयतन यानी कि वॉल्यूम में कमी आएगी। संकुचन था तो उँगलियाँ दूर-दूर थी, डेंसिटी कम थी, लेकिन जब पास आ गई तो डेंसिटी बढ़ गई। अर्थात इनका जो घनत्व है, वो बढ़ जाता है। डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ये घटना 0 से 1, 2, 3, 4 तक कैसे आएगी? यानी कि जो 4 अंश सेल्सियस का पॉइंट है दोस्तों, ये वाला, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ सर्वाधिक घनत्व होता है, जहाँ पर सर्वाधिक घनत्व होता है। और दूसरी बड़ी बात, यहीं पर सबसे कम आयतन होता है जल का, सबसे कम आयतन होता है। लेकिन जैसे ही आप 4 से आगे बढ़ोगे, यानी कि अब आप इसको ऊष्मा तो और देना शुरू कर दिए 100 की तरफ, लेकिन अब ये नॉर्मल कंडीशन में बिहेव करेगा। 4 से आगे बढ़ने पर इसमें प्रसरण या एक्सपेंशन हो जाता है। और जब प्रसरण होगा तो ठीक सीधी-सी बात है, अब इसका प्रसार होगा, तो इसका आयतन यानी कि V बढ़ेगा और अब इसका जो घनत्व D है, ये कम हो जाएगा। और मेरे दोस्तों यही बड़ा गुण है, यहाँ पर वो बात लिखी गई है। हिंदी में डेंसिटी, अच्छा, लिखा है कि व्हेन वाटर contradiction for the ideal when heated 0 to 4 it actually contract water in the most dense at 4 अंश Celsius. In this why fish can live in the lake that has ice on top the water at the bottom. -10 है लेकिन एक लेयर तक है और नीचे देखो 4 अंश सेल्सियस बना रहेगा और मछलियां आराम से अंदर में वेट करेंगी चिलाई कलन हटने का या तापमान कम, जैसे ही हटेगा तापमान नॉर्मल होगा तुरंत फिर से ऊपर की परत टूट जाएगी। इनसे कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस संदर्भ में हमने इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकने का निर्णय लिया है और अब हम कल की तरफ इसको लेकर के चलते हैं, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
घूमेगा एक बार फिर से वापस आके फिर से वापस आओ। तो ऐसा हो सकता है कि कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है। और फिर जल्दी से शुरू करते हैं। हम लोग भौतिक विज्ञान में टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। तो उसी टॉपिक को या हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को आइए शुरू करते हैं और जितने बचे हुए पक्ष हैं उनको समझते हैं और फिर आपको हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जो बातें देखी हैं वो ट्रांसमिशन ऑफ हीट में देख लिया था विगत दिन वाली क्लास में, और उसके बाद हम आगे बढ़ चले थे। देखा गया था कार्बन ब्लैक, और हमने ये भी बताया था कि जल का जो ऊष्मीय प्रसार होता है या थर्मल है ना, ये तमाम ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनको हमने समझ में आपकी समझ में हमने प्रवेश करा दिया था। आज हम बातचीत कर रहे हैं कि वास्तव में गलनांक बिंदु क्या होता है या क्वथनांक बिंदु क्या होता है या हिमांक बिंदु क्या होता है। इन सब मैं तो सोचा था कि अब आपके दर्शन शायद ही हो पाएगा, गलत सोच लिया था इतना गलत क्यों सोच रहे थे भाई, है ना। मनुष्य होने के नाते अध्यापक भी बीमार हो सकता है ना। खैर, तो एक एक पॉइंट को आइए समझते हैं। लगता है कि एग्जाम तक खत्म नहीं होगी क्लास, गलत लग रहा है आपको। बस आप कंटिन्यू काम करते रहिए, सर जी पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ, तो जल के ऊष्मीय प्रसार के साथ साथ आइए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और लिखिए हेडिंग। यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जैसे कि एक होता है हिमांक बिंदु जिसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, एफपी। एक होता है गलनांक बिंदु या जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एक होता है क्वथनांक बिंदु, है ना, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। और एक और होता है जिसे कहा जाता है वाष्पन बिंदु। वाष्पन बिंदु या इसी को कहते हैं भाप बिंदु, भाप बिंदु, या इसे कहते हैं हम वेपर पॉइंट। ये चार ऐसे पॉइंट होते हैं जो आमतौर पर अवस्था में परिवर्तन लाते हैं। जैसे यानी कि ये ऐसे चार बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको आप अगर समझ लें तो इसका मतलब होता है कि अवस्था में परिवर्तन या फेज चेंज है। तो इसे ध्यान देते हैं, ये है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन यानी कि फेज चेंज। तो यदि हम बात करें इन्हीं में से एक जिसका नाम है गुड इवनिंग भाई, पीडीएफ अपलोड करवा दीजिएगा, अपलोड हो जाएगा आपकी बात। शुभ संध्या, शुभ संध्या। नोट करने का टाइम नहीं मिलता सालिक कुमारी, आपको मैं रोज पीडीएफ तो दे देता हूँ क्लास की, ठीक बात है ना। तो आइए देखा जाए कि हिमांक बिंदु का मामला क्या है। अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु, एफपी। अब ध्यान देना कि हमने कई बार देखा है कि एक ऐसा विशिष्ट तापमान जिस तापमान पर कोई भी लिक्विड है वो अपनी अवस्था परिवर्तित करके ठोस में बदल जाए, तो उसे हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है कि वह विशिष्ट तापमान, वह विशिष्ट तापमान जिस पर कोई द्रव, कोई द्रव अपनी अवस्था परिवर्तन के साथ, अपनी अवस्था परिवर्तन के साथ ठोस अवस्था में बदल जाता है, अवस्था में बदल जाता है, बदल जाता है, हिमांक बिंदु कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने देखा है कि मान लो ये कोई जल है, यानी कि जल का द्रव अवस्था वाला रूप है, यानी कि H2O इन लिक्विड। तो अब आप इसको अगर हम 0 डिग्री पर लाएं, 0 अंश सेल्सियस पर, तो धीरे धीरे ये आइस का क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब ये बर्फ में या आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस तापमान पर जल बर्फ में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, उसी तापमान को मूलतः हमने क्या कहा है, तो उसी को हमने एक तरीके से हिमांक बिंदु के तौर पर जाना है। हमारे पास अलग अलग प्रकार के केमिकल्स हैं जिनके अलग अलग हिमांक बिंदु हैं, जिन्हें आप बिंदु नोट करते चलेंगे। जैसे जब भी आपसे पूछा जाए कि एल्कोहल का हिमांक बिंदु, तो ध्यान देना एल्कोहल बहुत न्यूनतम तापमान तक जाकर के जमता है, -115 से -116 अंश सेल्सियस तापमान तक जाकर के ये फ्रीज होता है। जैसे आपसे कोई पूछे पारा Hg, तो पारे का इस्तेमाल हमने देखो थर्मामीटर में किया था। हिमांक मतलब होता है चेंज करना, बदलना, इसमें द्रव से ठोस में चेंज करना। तो पारा -39 अंश सेल्सियस इतने नीचे वाले तापमान बिंदु तक ले जाएंगे तो पारा अपने मूल स्वरूप से, जो कि पारा सामान्य तापमान पर मीटर होने के बावजूद भी अपने मूल स्वरूप पर क्या है, लिक्विड अवस्था में होता है। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन गैस को बहुत नीचे तक ले जाएं, ऑक्सीजन गैस को बहुत -218 के आसपास ले जाएं, -218 अंश सेल्सियस, तो ये इसका एक फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि ऑक्सीजन धीरे धीरे अब ठोस अवस्था में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। अगर इसी से जुड़ा हुआ है CHCl3 या क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म -76, तो अगर आप -76 अंश सेंटीग्रेड क्लोरोफॉर्म ले जाएंगे तो ये भी हिमांक बिंदु हासिल करेगा और फ्रीज हो जाएगा, यानी कि जमने के चांस हो सकते हैं। नाइट्रोजन -210 है और हाइड्रोजन -259 है। नाइट्रोजन -210 अंश सेल्सियस और हाइड्रोजन -259 अंश सेल्सियस, ये कुछ ऐसे हिमांक बिंदु हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वही मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसको आप, है ना, ध्यान में रखना, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वही मेल्टिंग पॉइंट है। तो नीचे हम इसे पॉइंट कर दें आपके लिए, तो उसे ध्यान में रखना है कि जैसे अगर कोई बर्फ है, मान लो ये आइस का टुकड़ा है, तो आइस का टुकड़ा अगर आप इसे 0 सेंटीग्रेड पर लेकर के आओगे तो धीरे धीरे ये मेल्ट करना शुरू कर देगा, यानी गलना शुरू हो जाएगा, और गल करके फिर से ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने पर, 0 पर ही। तो इस तरह से जो आइस है, यानी कि बर्फ का टुकड़ा है तो ये भी एक आइस है, ये बर्फ का टुकड़ा है, ये भी क्या H2O, लेकिन ये 0 पर जब गया तो ये अपनी मेल्टिंग कंडीशन में, लिक्विड कंडीशन में आना शुरू हो गया। ठीक वही बात कि जब कोई पानी था और ये अभी H2O लिक्विड कंडीशन में है और इसको हमने 0 पर रखा तो ये ठोस यानी बर्फ में कन्वर्ट हो गया। तो वही कहने का आशा है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो नीचे एक नोट डाल देते हैं हम लोग, नीचे लिख दीजिए कि हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु हुआ गलनांक बिंदु, हिमांक बिंदु हुआ गलनांक बिंदु, हिमांक बिंदु हुआ गलनांक बिंदु समान ही प्राप्त होते हैं, समान ही प्राप्त होते हैं, समान ही प्राप्त होते हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। उम्मीद है यहाँ से आपको चीजें क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है,
और इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग, न्यूटन का शीतलन नियम का सिद्धांत, है ना? तो अब थोड़ा-सा इसे आप पढ़िए, फिर हम आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग समझाते हैं, न्यूटन का कूलिंग का नियम क्या है? तो नेक्स्ट की हेडिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन के शीतलन नियम का सिद्धांत, न्यूटन के शीतलन नियम का सिद्धांत, नियम का सिद्धांत। न्यूटन ने दो बातें एक साथ कनेक्ट करके समझाई। इन्होंने कहा कि यदि हमारे पास दो, ध्यान रखना, इन्होंने ये कहा कि हमारे पास यदि दो अलग-अलग तापमान के अंतर की स्थितियां दिखती हैं, जैसे इन्होंने कहा कंडीशन नंबर ए ऐसे देखो कि यदि हमारे पास एक वस्तु है जिसका तापमान है 100 अंश सेल्सियस, ये ऑब्जेक्ट ए है, और दूसरा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका तापमान है 20 अंश सेल्सियस, ये ऑब्जेक्ट बी है। और यदि मैं ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी को कनेक्ट करता हूं, पहली कंडीशन दिखाया। दूसरा दूसरा ध्यान देना, कंडीशन नंबर बी दिखाया कि यदि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट 100 अंश सेल्सियस है और ये है वस्तु नंबर ए, और दूसरा हमारे पास एक वस्तु है जो कि है 60 अंश सेल्सियस, 60 अंश सेल्सियस, ये है बी, ठीक है? तो दो अलग-अलग कंडीशंस में है ना? भाई यार पढ़ ले तो ठीक रहेगा। एक चीज़ देख रहे हो? मैं आज पटना से कार्यक्रम नहीं प्रसारित कर रहा हूँ। मैं इसे कहीं और से प्रसारित कर रहा हूँ। हम इतना व्यस्त हैं या इतना तबीयत में ठीक नहीं है कि हम खड़े होके पढ़ा सकें। केवल आपका चेहरा देख करके हम इस क्लास में खड़े हैं। तो थोड़ा-सा फर्जी की बातें ना करो, तो बेहतर हो जाए। और करो तो फिर करते रहो, हमसे क्या ही मतलब है? हमारा काम आपका कोर्स पूरा करना है। तो उसे पूरा करो तो ठीक रहेगा भाई। बाकी थोड़ा-सा ध्यान रखो कि आपकी आवश्यकता है तभी तो यार आपने क्लास लिया हुआ है। पढ़ो अच्छे से। हम भरोसा दिला रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं कि 8 तारीख से 9 नहीं होगा। और हम 80% का दावा कर रहे हैं। तो उस दावे पर कोशिश करिए, ठीक? है ना? आपकी किसी 2-3 कक्षाएँ हैं जो डिस्टर्ब हुई हैं, उसको हम मैनेज कर रहे हैं। आज 2 घंटे लेकर के कल 1 घंटे हम मैनेज कर लेंगे। कल फिर हम 2 घंटे कक्षाएँ लेंगे। इस तरह से हमारे पास फिजिक्स का आधे से अधिक कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। इसलिए पढ़िए, कोशिश करिए, है ना? और फर्जी कमेंटबाज़ी करने से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से आप लोग करते हो, फिर अजीब-सा एहसास होता है कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। हालाँकि हम उनके लिए काम कर रहे हैं जो पढ़ने आते हैं, फिर भी चूँकि हम इंसान ही तो हैं, या अध्यापक इंसान नामक वस्तु होता है। तो आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप इसको सीरियस से पढ़ो, ठीक? चलिए, 2 कंडीशंस हैं, एक है कि 100 और 20 का, एक है 100 और 60 का। अब जरा बताना कि दोनों में से किसमें तापांतर ज़्यादा है, किसमें तापांतर ज़्यादा है? तो आप कहोगे कि इस कंडीशन नंबर 1 में यहाँ पर अगर हम ताप का अंतर देखें, तो यहाँ पर जो तापांतर है वो ऑन एवरेज कितना है? 80 अंश सेल्सियस का है, और यहाँ पर अगर हम तापांतर चेक करें, तो यहाँ पर केवल कितना है? 40 अंश सेल्सियस का है। तो बस इन्होंने यही कहा कि जितना ज़्यादा तापांतर होगा, जितना ज़्यादा तापांतर होगा, उतना ही ज़्यादा ऊष्मा हानि की दर ज़्यादा होगी। अर्थात कहने का सही है कि ए वाले को अगर बी से कनेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ से ऊष्मा बहुत फास्ट हीट ट्रांसमिट होगी। ये बात समझिएगा, किसकी तुलना में? इस बी कंडीशन से कि यहाँ पर तापांतर कम है। तो 100 से 60 यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? स्लो होगा या धीमा प्रवाह होगा ऊष्मा का, धीमा प्रवाह होगा ऊष्मा का। तो बस इसी से कनेक्टेड करता हुआ शालिनी कुमारी बेटा आप मत पढ़ना, एक काम करना कि आप केवल ये कोर्स पूरा करो, उसके बाद आप बंद कर दो। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, द रेट ऑफ हीट डिके प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसे हम परिभाषा में इन्होंने जो कहा है कि ऊष्मा क्षय होने की दर, इन्होंने कहा है ऊष्मा क्षय होने की दर, है ना? यानी कि रेट ऑफ हीट डिके प्रोपोर्शनल टू तापांतर, यानी कि तापमान का अंतर। समझ में? जितना ज़्यादा तापांतर होगा, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? ऊष्मा की क्षय होगी। अतः केस नंबर ए में ऊष्मा का क्षय अधिक होगा, ऊष्मा का क्षय अधिक होगा, क्षय अधिक होगा। ओके, ये हमें ध्यान में रखना है। अब ऐसी ही घटनाएँ या ऐसी ही जानकारियाँ हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी आती हैं, या हमारे व्यक्तिगत जीवन में इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। खैर, इतना पहले आप नोट कीजिएगा। अब इसे ध्यान देना कि अगर इसको हम दैनिक जीवन में लेकर के चलें, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। दैनिक जीवन में उदाहरण, दैनिक जीवन में उदाहरण अगर चेक किया जाए, तो बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। जैसे आप मान के चलो कि अगर हम गर्म पानी जिसका तापमान ऑन एवरेज 70 अंश सेल्सियस है, को फ्रीजर में रखते हैं, जिसका तापमान -4 अंश सेल्सियस है, में रखते हैं, तो तापांतर अधिक होने के कारण, तापांतर अधिक होने के कारण बर्फ जल्दी जमेगी। ओके, समझ बात आ गई? क्योंकि क्या है, माइनस तापमान उठा गया, इधर 70 से गर्म पानी है। नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी रखते तो उसमें तापांतर बहुत कम होता, और बर्फ जमने में टाइम लगती है। जब भी आपको ध्यान देना, अगर ट्रांसपेरेंट आइस हासिल करनी है तो गर्म पानी रखेंगे, और गर्म पानी में एक शानदार आइस ट्रांसपेरेंट और फास्ट बनती है। दूसरा, अगर हमारे पास मान के चलो गर्म चाय का प्याला, चाय का प्याला, तो इस गर्म चाय के प्याले में यदि थोड़ा-सा ठंडा दूध डाल दिया जाए, दूध डाल दिया जाए, तो यह देर में ठंडी होगी, देर में ठंडी होगी। कितना ईज़ी कॉन्सेप्ट है कि भई आप लेकर आए चाय, और अगला पी नहीं रहा है, तो भी चाय का तापमान कितना है? तो चाय का तापमान इस समय जब आप गर्म कर रहे हो 80 अंश सेल्सियस है, और बाहर का तापमान कितना है? इस समय बड़ी ठंडी चल रही है, तो बाहर तापमान 15 अंश सेल्सियस है। बीच का तापांतर निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? तो लगभग 65, कितना? 65 डिग्री का तापांतर निकल के आया। आप इसमें क्या करो, 1 चम्मच दूध डाल दो। जैसे ही आपने 1 चम्मच मिल्क ऐड ऑन किया, इसका तापमान पहुँच गया 60, बाहर तापमान कितना है? 15, तो 60 और 15 के बीच तापांतर कितना हो गया? तो लगभग 45 हो गया। तो 45 अंश सेल्सियस की वजह से अब चाय को ठंडे होने में थोड़ा समय लग जाएगा। चाय को ठंडा होने में थोड़ा समय लग सकता है, तुलना किसकी? तो सामान्य स्तर पर अगर आप इसे ऐसा करते तो
इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि बहुत गर्म अगर चाय है तो बहुत जल्दी ठंडी होती है ना? बहुत गर्म अगर चाय है तो बहुत जल्दी ठंडी होती है। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और आपको समझाएं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है गलनांक बिंदु, तो अगला ध्यान रखना है वो है मेल्टिंग पॉइंट। तो पदार्थ में ध्यान रखना कि वह निश्चित तापमान जिस पर क्या हो जाए कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है, द्रव में बदलने लगता है, उसे ही हम आमतौर पर मेल्टिंग पॉइंट या उसे ही गलनांक बिंदु के तौर पर जानते हैं। उसे ही हम मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु के रूप में जानते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट आमतौर पर वही है जो किसी चीज का क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और एक बात ध्यान रखना, यदि पदार्थ में अशुद्धि मिला दी गई, इम्प्यूरिटी, तो गलनांक का मान कम हो जाएगा, है ना? जो मेल्टिंग पॉइंट उसका होता है उससे भी वो नीचे चला जाएगा या कम हो जाएगा। जैसे टंगस्टन का सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, स्टील का, फिर लोहे का, फिर कॉपर का, फिर सोने का, चांदी का। ये क्रम याद रखिएगा, सर्वाधिक से सबसे कम, यानी कि गलनांक बिंदु घटते क्रम में है। ये किसमें? घटते क्रम में है, घटते क्रम में, याद रखिएगा। और ये बात हमने पहले आपको समझा रखी है कि गलनांक बिंदु और हिमांक बिंदु दोनों ऑन एवरेज बराबर होते हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, वो है क्वथनांक बिंदु, जिसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है? दाब। अब ध्यान देना कि वह अधिकतम बिंदु जिस पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदलना शुरू हो जाए, वह अधिकतम बिंदु जिस पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदलना शुरू हो जाए, उसे हम आमतौर पर बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं पहले। परिभाषा क्या हो जाएगी? वह अधिकतम बिंदु जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलना शुरू हो जाए, वाष्प में बदलना शुरू हो जाए, उसे कहेंगे क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अब पानी है, इसको आप 100 अंश सेल्सियस पर अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो अब ये भाप में बदलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए पानी का जो क्वथनांक बिंदु है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण ध्यान देना कि दाब का और क्वथनांक बिंदु का बहुत सीधा संबंध है, अर्थात जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। और इसी से कॉन्सेप्ट है जो है प्रेशर कुकर का। किसका? प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट है। कैसे? इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं, है ना? इसे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई प्रेशर कुकर है, सपोज दैट कि हम एक प्रेशर कुकर लेकर के समझते हैं इसको। तो प्रेशर कुकर से कई तरह के सवाल बन सकते हैं। एक तो ये इसका सीटी हो गया, और ये एक उसका पॉट हो गया, ये नीचे का हिस्सा, और ये ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर कट, और ये लगा हुआ है इस तरह से, और यहीं पर लगा होता है इसका सेफ्टी वाल्व। एक वैज्ञानिक थे डेनिस पापिन, तो इसके जो आविष्कारक हैं, आविष्कारक उनके नाम ध्यान रखिएगा, नाम है डेनिस पापिन। तो पहले तो हमारा भोजन ऐसे खुले पात्र में बनता था, और दूसरा उसमें समय अधिक लगता था क्योंकि प्रेशर नहीं बन पाता था। अभी क्या है कि इस तरह से भोजन पकाने, मान लो इसने भोजन रखा, तो चूंकि इसको हमने क्या रखा है, प्रेशर में रखा है, यानी कि पी इसका बढ़ गया। प्रेशर बढ़ जाने का सीधा मतलब होता है कि इसका जो क्वथनांक बिंदु है, क्वथनांक बिंदु है, क्वथनांक बिंदु है, ये बढ़ा है। कहने का मतलब है कि जो पानी अभी 100 अंश सेल्सियस तापमान पर उबल जा रहा था, क्वथन हो रहा था, बॉइल कर रहा था, अब वो पानी 100 पे ना होकर के बल्कि वह 120-22 पर जाकर उबलना शुरू कर देगा। यानी यदि हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझें कि मान लो ये पानी है H2O, अब चूंकि इसको हमने प्रेशर कुकर में डाल रखा है, तो प्रेशर कुकर में डालते ही अब ये 120 अंश सेल्सियस तापमान को अपना बॉइलिंग पॉइंट हासिल करता हुआ बताएगा। जरा सोचो कि जो भोजन आप 100 अंश सेल्सियस तापमान पर पकाते, वही भोजन अब प्रेशर बढ़ने की वजह से कितना हासिल कर रहा है? 120 अंश सेल्सियस तापमान हासिल कर रहा है। तो चूंकि अब ये ज्यादा तापमान हासिल कर रहा है, अतः अच्छी तरह से और जल्दी पकने में इसकी भूमिका क्या हो गई? बढ़ गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेशर कुकर में जो हमें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मिलता है वो लगभग 120 अंश सेल्सियस जाके मिलता है। अर्थात प्रेशर कुकर में क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है, क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। अतः अतः भोजन को अधिक तापमान प्राप्त होता है, अधिक तापमान प्राप्त होता है, अधिक तापमान प्राप्त होता है। इसीलिए इसीलिए भोजन जल्दी पक जाता है, जल्दी पक जाता है। ठीक है? तो ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहा है प्रेशर कुकर का। एक सवाल ध्यान देना, यहाँ पर आमतौर पर आजकल तो नहीं, लेकिन हाँ सामान्य आप लोग तो एक सेफ्टी वाल्व लगाया गया होता है, देखा होगा आपने, और बहुत आवश्यक होता है। ये कई बार प्रेशर कुकर में चीजें लीक नहीं है और बहुत ज्यादा जाम हो गया है और अंदर ज्यादा प्रेशर बन गया, तो ऐसी स्थिति में फिर सेफ्टी वाल्व पिघल करके और समाप्त हो जाता है, जिससे कि सेफ्टी की प्रायोरिटी पहली होनी चाहिए। तो अब ध्यान देना कि सेफ्टी वाल्व का जो साइज है वो डिपेंड करता है प्रेशर कम बने या ज्यादा बने। तो ध्यान रखिएगा, अगर सेफ्टी वाल्व का आकार बड़ा होगा तो ऐसी स्थिति में प्रेशर कम बनेगा, इसे ध्यान रखना है। ये भी पूछा गया सवाल में। दूसरा दोस्तों, प्रेशर कुकर से हम जो सवाल पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि प्रेशर कुकर का जो धातु है वो क्या है? तो 3 तरह के धातुओं का इस्तेमाल किया गया। एक तो एल्यूमीनियम धातु देखा गया, दूसरा स्टेनलेस स्टील के प्रेशर कुकर आने लगे, और तीसरा टेफ्लॉन कोटेड, टेफ्लॉन इसको बोलते हैं CF2, है ना?
टेफ्लॉन कोटेड होते हैं, जो काले रंग के प्रेशर कुकर रहते हैं। ये 3 तरह के धातुओं के प्रेशर कुकर ज़्यादा फेमस हैं। एक और बात ध्यान देना दोस्तों, प्रेशर कुकर की बड़ी आवश्यक चीज़ है यहाँ पर लगी होती है, जिसे हम कहते हैं गैस्केट, नाम सुना होगा आपने। तो ये लगा होता है प्रेशर कुकर में, एक गैस्केट लगा होता है और यही ना सील करता है प्रेशर कुकर को, सील करता है। अगर ये जो लगाते हैं ना काला-काला बाल उसके ऊपर जो होते हैं, खास करके जो अरब कंट्रीज़ के होते हैं, वैसे ही अपना गैस्केट होता है, रबर गैस्केट है। ये बना किसका होता है? तो ध्यान देना, ये जो गैस्केट है ये बना होता है कृत्रिम रबर का। किससे बना होता है? कृत्रिम रबर का बना होता है, जिसमें 2 विशेष रबर का इस्तेमाल किया जाता है। एक रबर हम यूज़ करते हैं बूना, एक रबर यूज़ करते हैं बूना एस और एक रबर यूज़ करते हैं बूना एन। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो गैस्केट बनाते हैं उसमें 2 विशेष तरह का रबर इस्तेमाल होता है। एक तो बूना एस और एक रबर यूज़ करते हैं जो है बूना एन। तो ऐसे ही मान के चलो कि अभी तक जो इससे पूछे गए प्रश्न हैं खास करके प्रेशर कुकर से इतने ही आए हैं। इनको अगर अपनी कॉपी में फिट कर लेते हैं तो काम अपना बन जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। ये वही अभी जैसा हमने देखा कि न्यूटन्स का कूलिंग जो नियम था वो हमने बताया। ध्यान देना, इसी न्यूटन्स के कूलिंग के नियम पर एक प्रभाव है जिसे हम पेम्बा इफेक्ट कहते हैं, है ना? तो इसे आप नोट कर लेना। वही बात है, द रेट ऑफ द कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी। जो आपने भी लिखा तो एक नोट डाल लेना। उसी न्यूटन्स कूलिंग लॉ के पास जाके नोट लिख दो कि एम पेम्बा, पेम्बा प्रभाव भी न्यूटन के शीतलन नियम को स्पष्ट करता है, स्पष्ट करता है। न्यूटन के शीतलन नियम को स्पष्ट करता है। पेम्बा प्रभाव भी न्यूटन के शीतलन नियम को स्पष्ट करता है। पेम्बा प्रभाव भी न्यूटन के शीतलन नियम को स्पष्ट करता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट रहे हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। एक बात और आपसे पूछी जा सकती है जो कि आप कभी और पढ़ेंगे कि प्रेशर कुकर को आप बहुत ऊंचाई पर ले जाओगे, हाई एल्टीट्यूड पर, तो हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर लो हो जाता है, तो अधिक ऊंचाई पर भोजन पकाने में दिक्कत होती है। तो एक बात यही कहीं और नोट कर लेना कि अधिक ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर दाब कम हो जाता है, दाब कम होता है, अतः तापमान कम मिलता है, तापमान कम मिलेगा, भोजन पकने में देरी होगी, भोजन पकने में देरी हो सकती है। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसे आप अगर कंटिन्यू कर लें तो मेरे हिसाब से काम बन जाएगा। कभी-कभी फट इसलिए जाता है बेटा ना, सस्ती क्वालिटी के होते हैं तो वो फट जाते हैं। खैर अगला जो चैप्टर है उसका नाम है लैटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा, उसको समझते हैं और फिर आपको हम बताएंगे आगे सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो आइए समझा जाए। लिखिएगा नेक्स्ट चैप्टर गुप्त ऊष्मा या लैटेंट हीट। लिखिएगा हेडिंग गुप्त ऊष्मा, लिखिएगा गुप्त ऊष्मा या इसे कहते हैं लैटेंट हीट। तो अपनी कॉपी में लिखिए हेडिंग लैटेंट हीट, या इसे कई बार हम छिपी हुई ऊष्मा भी कह देते हैं। तो ब्रैकेट में इसे चिन्हित कर देना, छिपी हुई ऊष्मा, छिपी हुई ऊष्मा, लैटेंट हीट या छिपी हुई ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। तो जिनको थोड़ा सा स्पीड में लिखने की आदत है वो साथ ही हमारे कर डालेंगे। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है, ऐसा मान लेते हैं हमारे पास कोई वस्तु है ये, और इसे हम ये मान लेते हैं 1 यूनिट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस है, 1 यूनिट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ की द्रव्यमान का एक इकाई है। क्या हो जाएगा? किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान का एक इकाई हिस्सा है, ठीक है, 1 यूनिट है, इसे मान लेते हैं। अब हो सकता है ये एक यूनिट सॉलिड में हो या हो सकता है ये यूनिट लिक्विड में हो, दो में ध्यान रखना है, आइदर सॉलिड आइदर इन लिक्विड। अब मान लेते हैं कि ये अभी हाल फिलहाल में ये जो पदार्थ है एक यूनिट, ये कैसी कंडीशन में है? ये इन सॉलिड फेज में। अब इस सॉलिड फेज के मटेरियल को या पदार्थ को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? तो जवाब हो जाएगा इन लिक्विड। सपोज दैट यह कोई लिक्विड अवस्था हो गई, ये सॉलिड था और ये हो गया लिक्विड ठोस। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। थैंक यू। ठीक ठीक ठीक, अब इस ठोस को इस द्रव में कन्वर्ट करना था। सपोज दैट इफ यू हैव a piece of ice and you should convert into completely into a liquid form, then you need a specific amount of heat, and this specific amount of heat must be for a certain of time period. सीधी सी बात है कि भाई वो हीट चाहिए और हीट एक थोड़ी समय के लिए चाहिए। आपको इस बर्फ के टुकड़े को आपको चेंज करना है किसमें? तो ध्यान रखना 1 यूनिट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस है, तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान का एक इकाई, इसको हमने बर्फ मान लिया। आपको इसे लिक्विड में चेंज करना है। तो पहली बात निश्चित समय लगेगा, ये ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड के अंदर बदल जाए, और दूसरा निश्चित मात्रा की ऊष्मा भी लगेगी। ये हो सकता है कि आपने T1 समय से, हो सकता है आपने T1 समय से लेकर के और T3 समय तक X अमाउंट ऑफ हीट
दिया हो तो कंप्लीट चेंज ऑफ द सॉलिड इनटू लिक्विड। तो यही है कि एक अवस्था परिवर्तन के लिए निश्चित समय तक दिया गया ऊष्मा का मान ही उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाता है। तो सिंपल सा तरीका है कि गुप्त ऊष्मा वास्तव में अवस्था परिवर्तन के लिए इस्तेमाल की गई ऊष्मा होती है। ऐसे लिख दें, गुप्त ऊष्मा वास्तव में किसी पदार्थ के एक इकाई द्रव्यमान की अवस्था, द्रव्यमान के कर देना, द्रव्यमान के अवस्था परिवर्तन हेतु प्रदान की गई निश्चित समय तक की ऊष्मा होती है। निश्चित समय तक की एक ऊष्मा होती है। और यह बराबर होता है Q अपॉन M, रिक्वायर्ड हीट मास ऑफ सब्सटेंस। तो लिख देना, लेटेंट हीट बराबर होगा Q अपॉन M। Q मतलब आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, और M है जो पदार्थ जिसको आप ले रहे हो, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान का है, पदार्थ का द्रव्यमान। और L मतलब गुप्त ऊष्मा। क्या हो जाएगा? गुप्त ऊष्मा। इस तरह से कभी आपको न्यूमेरिकल दिया है तो आप बहुत सावधानी से न्यूमेरिकल अपनी कॉपी में लगा सकते हैं। जूल किलोग्राम इनवर्स, ध्यान देना, इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे? जूल किलोग्राम इनवर्स, है ना। जैसा यूनिट ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, और क्यू है तो वो जूल होगा ही होगा। तो इस तरह से SI मात्रक भी इसके पूछे जा सकते हैं। ठीक है भैया। अब ध्यान देना, दो बातें इससे जो आपको समझनी है। अगर बर्फ की गुप्त ऊष्मा से पूछे तो वो कहलाएगा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। और अगर गुप्त ऊष्मा पूछे जल की, तो वो चूंकि जल का ज्यादा होता है, 540, कितना हो जाएगा? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। तो इसको नीचे आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। क्या करना है? नीचे कॉपी में लिख लेना है। ठीक है। और एक बात ध्यान देना कि कई बार प्रश्न पूछा गया कि रोटी से जो भाप से ज्यादा आंच लगती है, जैसे भाई ये भाई साहब जैसे ढक्कन खुलेगा ना, मई जल गए तुरंत, तो भाप अगर है या रोटी की भाप है तो इनमें ना लैटेंट हीट छिपा है, गुप्त ऊष्मा छिपी होती है। इसी के कारण जलन ज्यादा होगी, जलन अधिक होगी। दूसरा, इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है, जो इनका जो विभेदन क्षमता है स्किन का, वो बहुत ज्यादा होता है भाप का। इसलिए भी बहुत ज्यादा ऊष्मा या बहुत ज्यादा हीट होने की संभावना बढ़ जाती है। अब ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन, हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ये क्या है, इसकी परिभाषा अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि 8 तारीख को हम अपना सिलेबस पूरा कर देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप देखते रहना, लगभग 12 साल का अनुभव है पढ़ाने का, तो इसलिए बिल्कुल निराश मत होना। दूसरा, हम भी करेंगे 80% तक आपके सवाल तक पहुंचेंगे। यानी कि अगर मान लो कि 20 क्वेश्चन आ रहा है तो हम आपका 16 से 17 क्वेश्चन सही करवा ले जाएंगे। हालांकि इतना एक अनुमान लगा रहे हैं, गारंटी नहीं है, गारंटी तो किसी नहीं, डॉक्टर लेता नहीं, हम कैसे ले सकते हैं, बट इतना आपको वादा कर रहे हैं। बस मेरी बात मान लेना, जो भी सीरियस कैंडिडेट होंगे, मुझे आप 500 मिले, तो मेरे पास जो सीरियस कैंडिडेट उनकी मेरी सलाह, बाकी तो कुछ वैसे ही हो गए होंगे। मेरी बात मान लेना, बात ये कि आप टू द पॉइंट नोट करते चलना, और आज ही से खत्म कर लेना। जैसे ये मत सोचना कि अब आपको मौका मिलेगा, समझे ना। तो अगर ये काम हो जाए तो आप अच्छा कर जाओगे साइंस में, और हम आपके लिए बहुत शानदार रिसर्च कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को बहुत सिस्टमैटिक कर रहे हैं। तो बस आप एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, भरोसा रखिए। ठीक है, चलिए। सब्लिमेशन मतलब क्या हो? ये भी एक अवस्था परिवर्तन है, तो इसकी परिभाषा क्या हो उसे नोट डाउन करते हैं। तो यह परिभाषा, ठीक है, वास्तव में यह एक अवस्था परिवर्तन है। वास्तव में यह एक अवस्था परिवर्तन है जब सामान्य तापमान अथवा अधिक तापमान, सामान्य तापमान अथवा अधिक तापमान पर, अधिक तापमान पर कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है की घटना, ये कहलाती है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। केवल ठोस से द्रव। क्या हो रहा है सब्लिमेशन में? कोई ठोस है, वो डायरेक्ट कहां चला जा रहा है? गैस में, डायरेक्ट, विदाउट गोइंग इट्स मिडिल कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। बशर्ते ध्यान देना, इसमें या तो सामान्य तापमान चाहिए या तो तापमान अधिक चाहिए। इसीलिए क्योंकि सामान्य तापमान चाहिए, तापमान अधिक चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। नीचे अगर आप नोट डाल सकें तो लिख सकते हैं कि यह एक एंडोथर्मिक या ऊष्मावशोषी, ऊष्मा का अवशोषण करने वाली क्रिया है। और सब्लिमेशन के बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कपूर भी सीधे सब्लिमेट होता है, आयोडीन भी सब्लिमेट होता है, अमोनियम क्लोराइड भी सब्लिमेट होता है, शुष्क बर्फ जिसे हम सॉलिड CO2 कहते हैं, ये तो रूम टेम्परेचर पर ही सीधे सब्लिमेट हो जाती है। इसके अलावा नैप्थेलीन आपने देखा होगा, अक्सर जो बारात आदि में
जयमाला वाला देखा ना, जैसे आजकल वो धुआं-धुआं सा कर देता है फर्जी का। कोई काम नहीं होता, बस खाली धुआं मार देगा एकदम दूल्हा-दुल्हन के आस-पास। तो एक मैंने देखा रील देखा यार कि अमीरों के बारात में क्या ही जाया जाए। वो गिर गया था नीचे, उसके नीचे जो स्टेज बना था उसी पे धुआं चल रहा था, उसको लगा दूर तक स्टेज गिरा था ऐसे। कह रहा है इनकी हाँ, जाने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। खैर, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सैलरी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट रहेंगे। फिर दोस्तों, कई बार जो गैस है वो सीधे ठोस में बदल जाती है और जिसे हम कहते हैं डिपोजिशन, क्या बोलते हैं? निक्षेपण या डिपोजिशन के तौर पर जानते हैं। तो ये बात आपको नोट में रख लेनी है। एक बात नोट डाल लेना, लिखिएगा जब कोई गैस सीधे ठोस में बदल जाए, ठोस में बदल जाती है, तो यह घटना डिपोजिशन या हिंदी में कहते हैं निक्षेपण। यह घटना डिपोजिशन या निक्षेपण कहलाती है। यह घटना निक्षेपण कहलाती है। इसे आपको ध्यान देना है। यानी कि इस बार जो गैस है वो सीधे किसमें बदल गई? ठोस में, डायरेक्ट चेंज हुआ सीधा। यानी कि बीच में जो लिक्विड स्टेट आने वाला था वो नहीं आया। और इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, वो है फ्रॉस्ट यानी पाला। आपने देखा होगा जब कभी फ्रॉस्ट यानी कि पाला पड़ता है तो पाला सीधे क्या होता है भाई? कोहरा टाइप का सीधे बर्फ बन जाता है ना? कोई गैस है और ये गैस सीधे बर्फ बन जाती है। आजकल ठंडे क्षेत्रों में या ठंडे स्थानों में फ्रॉस्ट पड़ता है, पाला पड़ता है। तो ये ध्यान में रखना है। ओके, कुछ ऐसे एग्जांपल्स अब आपको हम ना अवस्था परिवर्तन के सिखा देते हैं कि अलग अलग अवस्था परिवर्तन होता है और वो अवस्था परिवर्तन कई बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो विभिन्न अवस्था परिवर्तनों का आपको याद रखना होगा। जैसे जब कभी गैस, ध्यान देना यहाँ पे आता है कि जब कभी गैस द्रव में बदलेगी तो इसे कहते हैं कंडेंसेशन या संघनन। समझ में आएगा? इसे नोट करें। जब कभी गैस सीधे प्लाज्मा में कन्वर्ट होगी इसे कहेंगे आयोनाइजेशन। क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन या आयनीकरण के नाम से जानते हैं। जब कभी प्लाज्मा फिर से गैस बन जाएगी तो इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेशन। जब कभी ठोस द्रव में बदलता है, इसको तो दुनिया जानती है। अभी पढ़ के निकलो क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग प्रोसेस। जब कभी ठोस सीधे गैस में बदलता है तो पढ़ के निकलो ये क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन। जब कभी गैस सीधे ठोस में बदलती है अभी जस्ट पढ़ के निकले हो क्या हो जाएगा? डिपोजिशन, निक्षेपण। और जब कभी लिक्विड ठोस में बदलता है तो अभी जस्ट पढ़ के निकले हो आप, वो हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। और जब कभी लिक्विड गैस में बदलता है तो आपने जस्ट पढ़ा हुआ है वेपोराइजेशन या वाष्पन। क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन या वाष्पन। तो याद रखना ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें एग्जाम में अलग अलग पूछा जा सकता है। अब इनमें से कुछ आपको पता होंगे, कंडेंसेशन, आयोनाइजेशन और रिकॉम्बिनेशन, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, फ्रीजिंग एंड वेपोराइजेशन। तो ये कभी भी एग्जाम में अगर अवस्था परिवर्तन का पूछा इससे बाहर नहीं पूछेंगे क्योंकि इतना ही है, इससे लिखा ही नहीं। तो इसे आपको क्या करना है, थोड़ा सा नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ चलना है। मेरा अपना मत है कि चीजें बहुत शानदार जाएंगी। एक वर्ड होता है विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट, उसे समझते हैं और फिर आपको हम ले चलते हैं थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर की तरफ समझाने के लिए। तो आइए नजर डालते हैं। अगला एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो नेक्स्ट लिख देना स्पेसिफिक हीट या इसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। थोड़ा समझते हैं और फिर हम आपको टॉपिक बताएंगे कौन सा? थर्मोडायनामिक्स। एक बेटा एक एग्जांपल तो मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले तो दिया, सारे एग्जांपल है ना? हर एग्जांपल्स मैंने दिए। आप जाओ सब्लिमेशन चेक करो, एग्जांपल दिया, डिकम्पोजिशन चेक करो, एग्जांपल दिया, मेल्टिंग चेक करो, एग्जांपल दिया, बॉइलिंग चेक करो, एग्जांपल दिया, सब कुछ एग्जांपल दिया मैंने। इसका मतलब है कि आप चीजों को समझ नहीं पा रहे। एग्जांपल्स का मतलब क्या हुआ? मैंने तो सारा पढ़ाया, उसको इकट्ठा करके आपको बता दिया ना। डिपोजिशन में बताया और डिपोजिशन का मतलब दिया नहीं मैंने, तो वही लाके यहाँ रख दो। ठीक, थोड़ा सा ना इसे अपना मन ही रख पढ़ो। मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि आप इसको बस नोट डाउन कर लो और एक बार दो बार दोहरा डालो और यहीं बैठो, यहीं पढ़ो जिसके लिए कहा गया है, काम हो जाएगा आपका। ठीक, अब मान लो हमारे पास कोई वस्तु है और ये हो सकता है ठोस हो, मान लेते हैं ठोस है और इसका अभी जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो है 20 अंश सेल्सियस। कितना? 20 अंश सेल्सियस है। अब हमें क्या करना है कि इस 20 अंश सेल्सियस तापमान को 1 अंश सेल्सियस और बढ़ाना है। मान लेते हैं कोई एक निश्चित मात्रा का, या ये हम कहते हैं एक यूनिट मास है, 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। किसी पदार्थ की का एक इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का एक इकाई द्रव्यमान है जिसका तापमान कितना है? अभी हाल फिलहाल 20 है। अब आपको इस 20 अंश सेल्सियस तापमान को राइज करना है, बढ़ाना है। और कितना बढ़ा देना है? तो जवाब हो जाएगा इसको 21 अंश सेल्सियस कर देना है। कितना कर देना है? 20 को 21 कर देना है। तो अब 20 को 21 करने में तापमान 1 अंश सेल्सियस कितना बढ़ा? मूलतः जो हम राइज कर रहे हैं वो कितना ले जा रहे हैं? 1 सेंटीग्रेड। तो 1 अंश सेल्सियस तापमान बढ़ाने में जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा दी जाएगी, उसी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊष्मा। सिंपल सी परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसे कि किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान
पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 अंश सेल्सियस और अधिक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। तो इस चित्र को और इस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और इसे हम नोट करते हैं Q अपॉन m डेल्टा T। तो S बराबर हो जाएगा Q अपॉन m डेल्टा T। विशिष्ट ऊष्मा को S से डिनोट करेंगे और Q अपॉन m डेल्टा T हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। Q बराबर है द्रव्यमान और तापमान में परिवर्तन। ध्यान देना Q क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा और ये तापमान में परिवर्तन की अवधारणा। अलग अलग पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे अगर आप जल की विशिष्ट ऊष्मा याद करेंगे तो वो हो जाएगा 4186। तो अपनी कॉपी में कुछ बातें लिख देना कि H2O तो कितना हो जाएगा 4186 जूल किलोग्राम कैलोरी इनवर्स K माइनस है ना। ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि पाए का तो 140 बार लिख देना, वो हो जाएगा 140 जूल K माइनस। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं बर्फ का 2090। ठीक है, आपसे रेत का पूछ सकते हैं तो 830 और रेत का लिख देना 830। तो ऐसे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती हैं जो कई बार एग्जाम में अभी तक आया हुआ है। अब दोस्तों हम ले चलते हैं आपको नए चैप्टर की तरफ जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। इसे कहते हैं ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी में हम 2-3 बातें समझेंगे। पहली बात तो इसके नियम को समझेंगे, दूसरा हम कुछ थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे और कुछ हम आपको क्लोज एंड ओपन सिस्टम आदि के बारे में समझाएंगे, है ना। तो अपनी कॉपी में डाल देना हेडिंग और लिख देना थर्मोडायनामिक प्रोसेस या ऊष्मागतिकी प्रक्रिया। थर्मोडायनामिक प्रोसेस या ऊष्मागतिकी प्रक्रिया। ऊष्मागतिकी प्रक्रिया तो कई सारी प्रक्रियाएं हमारे पास हैं, जिनमें से एक आपको दिख रही है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस इसमें रखना कि प्रेशर कांस्टेंट रहे, एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो लिख देना ऐसी ऊष्मागतिकी प्रक्रिया, बस याद रखना इतना ही, ऊष्मागतिकी प्रक्रिया जिसमें दाब नियत रहता है उसे कहेंगे आइसोबैरिक। एक और पूछेंगे आपसे आइसोचोरिक प्रोसेस। तो आइसोचोरिक प्रोसेस में याद रखना है कि जिसमें वॉल्यूम नियत रहे। क्या रहे? जिसमें आयतन नियत बना रहे। ठीक है, एक और आप एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें ना तो कोई हीट का ट्रांसफर हो, ऐसा कोई प्रोसेस कहलाएगा एडियाबैटिक, नो हीट ट्रांसफर। अर्थात एडियाबैटिक प्रोसेस याद रखिएगा, इसमें किसी भी रूप में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, तो ये कहलाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। और एक और है आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें तापमान नियत बना रहता है। इसमें तापमान नियत बना रहता है। तो अभी आपको चारों प्रोसेस याद रखने होंगे, आइसोबैरिक, आइसोचोरिक और आइसो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। जिनमें से एक महत्वपूर्ण है आपके लिए ज्यादा, वो है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब हो गया जैसे थर्मस। तो थर्मस का जो यूज करते हैं ना, तो आप देखिएगा कि थर्मस का काम ही है कि अंदर अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस पर तापमान रखे हो तो ना तो ये बाहर आएगा और ना ही बाहर की चीजें अंदर जाने देगा। तो ऐसे ही हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा में क्या अंतर होगा बेटा? देखो, गुप्त ऊष्मा वो ऐसी ऊष्मा है जो एकदम अंत तक अवस्था परिवर्तन कर देगा। विशिष्ट ऊष्मा में कोई अवस्था परिवर्तन नहीं हो रही है। हिंदी में ही इसको ऐसे अंग्रेजी शब्दों से याद रखना होगा। हिंदी कोई शब्द नहीं है भी तो कोई मतलब नहीं है ना, आपको अंग्रेजी के शब्दों से याद रखना होगा। क्लियर हुआ? तो हीट को कोई चेंज नहीं होता, बस याद रखना, इतना ध्यान रखना पड़ेगा ना। थोड़ा सा बस आइसोबैरिक क्या रहेगा? प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। आइसोकोरिक आयतन, है ना। एडियाबैटिक हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा आइसोथर्मल क्या हो जाएगा? टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा। बस ये चार शब्द याद रखने, याद हो जाएंगे तो सामने जाएगा। कई बार यहाँ से सवाल आता है। अब हम आपको ले चलते हैं कुछ नियम पढ़ाने के लिए। जैसे एक नियम है ऊष्मागतिकी के नियम, जिसमें हम जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में आपको समझाएंगे। ये तीनों लॉ कैसे काम आते हैं, इनकी क्या भूमिका है। तो अपनी कॉपी में हम लोग लिख लेते हैं ऊष्मागतिकी संबंधी नियम। ऊष्मागतिकी के नियम। ऊष्मागतिकी के नियम। और पहला है शून्य नियम। पहला है जीरोथ लॉ या शून्य नियम। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं और फिर एक एक लाइन में चारों नियमों को हम फिगर भी बनाना, फिगर नहीं बनाना, बस खाली आप लिख देना। चार बातें लिखनी है, आइसोबैरिक, आइसोचोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। ऐसे याद हो गया। आइसोबैरिक क्या हो गया? कांस्टेंट क्या? प्रेशर। आइसोचोरिक कांस्टेंट क्या? वॉल्यूम। एडियाबैटिक नो हीट ट्रांसफर। आइसोथर्मल टेंपरेचर कांस्टेंट। तो चार बातें अगर याद कर लीजिए एग्जाम में, यहीं से आ जाएगा। बाकी बहुत अंदर जाने की आवश्यकता नहीं। हम आपको जीरोथ लॉ के बारे में समझा रहे हैं शून्य नियम में। इसे क्या कहा जाएगा? जीरोथ लॉ। ऐसे देखो, अगर किसी कमरे में मान लो कोई एक क्लोज सिस्टम है, यानी कि बंद तंत्र है, और इस कमरे में अगर एसी लगा दिया सपोज दैट, और ये 16 डिग्री पर हम इसको चला रहे हैं। रमेश बैठे हैं, मुकेश बैठे हैं, दिनेश बैठे हैं और संगीता बैठी हैं। फोर्थ पर्सनालिटी यहाँ पर है। मेरा सवाल है
कि क्या इन चारों लोगों को, जिसको हमने, अब हो सकता है भाई इनका बॉडी का टेम्परेचर अलग-अलग हो सकता है। तो 16 तापमान इनको भी असर करेगा, 16 ही इनको असर करेगा, 16 ही इनको, 16 ही इनको। बशर्ते कुछ देर तक कमरे में रहना पड़ेगा। ऐसे ध्यान देना, अगर कोई क्लोज़ सिस्टम है, एक वस्तु का तापमान 40 है, एक वस्तु का तापमान 100 है, एक वस्तु का तापमान 20 है और तीनों डायरेक्ट टच में आ गए हैं, तो क्या होगा? होगा ये कि तीनों जो कि अलग-अलग तापमान की चीज़ें हैं, तीनों जो कि अलग-अलग तापमान पर हैं, निश्चित समय के बाद, निश्चित समय के बाद यह तीनों साम्य तापमान पर आ जाएँगी, साम्य तापमान पर आ जाएँगी और यही कहलाता है ऊष्मीय साम्यावस्था। क्या कहलाएगा? ऊष्मीय साम्य अवस्था कहलाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। ऊष्मीय साम्यावस्था या थर्मल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। तो जो ज़ीरोथ लॉ यही कह रहा है कि अलग-अलग चीज़ों की या अलग-अलग चीज़ों के जो वस्तुएँ हैं, जिनके तापमान अलग-अलग हैं और वो टच में आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो एक निश्चित समय के बाद 4 के चारों या 3 के तीनों के तापमान लगभग एक जैसे हो जाएँगे, है ना? अक्सर देखा होगा कि भाई हम लेटे हैं, तो रज़ाई में हमारे पैर डाल दिए ठंडी के मौसम में, कभी-कभी जस्ट ठंडा-ठंडा आ जाता, तो कुछ ही देर बाद हमारे पैर का गर्म तापमान, सर आप भूल जाते हैं कि पढ़ाना भी है। अच्छा राहुल कुमार भैया आपको याद रहता है, तो आप मुझे याद दिलाया करो भाई यार क्या करें, थोड़ा-सा ऐसे ही है, माफ़ी चाहते हैं, ठीक? चलिए, तो दोनों के पैर क्या होंगे धीरे-धीरे गर्म होंगे, वो बात अलग है कि जिसका पैर गर्म है वो मार भगाएगा भाग यहाँ से, पर जो उसमें साम्यावस्था का कॉन्सेप्ट है, वो यही है। अब दूसरा नियम क्या है? तो पहला नियम याद है ज़ीरोथ लॉ, क्या कहलाएगा? इसे बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम या क्या कहेंगे? ऊष्मीय साम्य अवस्था, ऊष्मीय साम्य अवस्था कहा जाएगा। दूसरा जो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स है, राहुल भाई वो शानदार लिखते हैं, उसे कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इसे देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। ओके, अभी क्या ये कह रहे हैं कि ऊष्मा ना तो उत्पन्न की जाती है, ना ही नष्ट की जाती है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये तो वही बात हुई कि भाई हमने तो कहीं पढ़ा है जिसका नाम है ऊर्जा संरक्षण का नियम या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का नियम, शायद पढ़ा है आपने। तो ये वही बात है, यानी कि जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम कर रहा है। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित नियम होता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित नियम होता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित नियम होता है। इसे नोट डाउन कीजिएगा और इसे हम कई बार लिखते हैं डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या लिखेंगे? डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ऐसे नोट कर देना, डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी ना कई बार न्यूमेरिकल अगर आ जाए तब के लिए है ये, बाकी तो आप परेशान मत होना, है ना? कई जगहों पर ये क्यू माइनस डब्ल्यू भी आपको मिलेगा, ध्यान देना। कई जगहों पर ये आपको क्यू माइनस डब्ल्यू भी मिलेगा। दोनों के कॉन्सेप्ट अलग-अलग हैं। मेन आपको ये ध्यान रखना है। डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, जहाँ पर जो क्यू है वो एक तरीके से पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क डन बाय द सिस्टम, डब्ल्यू वर्क डन है, क्यू है हीट और डब्ल्यू है चेंज इन सिस्टम इंटरनल एनर्जी, है ना? जो डब्ल्यू है चेंज इन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है ये, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ये किया गया कुल कार्य है, किया गया कुल कार्य और ये है जोड़ी गई ऊष्मा, जोड़ी गई ऊष्मा। कई बार ये आपको फार्मूले के आधार पर क्वेश्चंस आ सकते हैं यदि वो पेपर टफ करने का प्रयास किए तो, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कभी ऐसी चांस ऐसी स्थिति बनेगी। अब मान लो इसको हमने एडियाबेटिक प्रोसेस में डाला, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर मान लो डाल दिया आपने, अभी आपने एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा जिसमें कह रहे हैं कि जो हीट है ये ना तो बाहर निकलती है ना ही अंदर जाती है, तब आप कह सकते हो कि यहाँ पर तो भाई क्या निकलेगा, तो आप डेल यू बराबर क्या हासिल कर पाओगे? डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू बराबर जीरो हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू बराबर क्या हो गया? जीरो हो गया। या आइसोटोरिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोटोरिक प्रोसेस में भी देखा आपने कि जो वैल्यू है कांस्टेंट है, इसमें वर्क जीरो हो जाए, मान लो इसको हम आइसोटोरिक प्रोसेस में डालते हैं, इसमें डाल दिया, तो इसमें आपको पढ़ाया गया कि v कांस्टेंट है, अतः वर्क होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, और जो वर्क नहीं होगा तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू, क्योंकि डब्ल्यू तो जीरो हो गया, डेल यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू, डब्ल्यू हो गया जीरो, डब्ल्यू हो गया जीरो। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है, कई बार कुछ कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं। अगला है सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। कौन सा? द्वितीय नियम। और द्वितीय नियम अबाउट फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ हीट, ऊष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में बताता है, दिशा के बारे में बताता है, ऊष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में बताता है।
कि किस दिशा में ऊष्मा का प्रवाह होना चाहिए। और दो बड़े कॉन्सेप्ट हैं इस सेकंड लॉ में, एक है क्लॉसियस स्टेटमेंट और ये कहता है, ध्यान देना, एक है क्लॉसियस स्टेटमेंट या कथन, ये कहता है कि ऊष्मा का प्रवाह सदैव, मैं सेकंड लॉ इसी लाइन पे समझा दे रहा हूं, आप अपने आप से नोट डाउन कर लेना, सदैव उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ही होगा, निम्न तापमान की ओर ही होता है, तब तक जब तक कि बाह्य बल ना लगे। भाई फ्रिज का जो कॉन्सेप्ट है या रेफ्रिजरेटर, ये जो एसी कॉन्सेप्ट है उल्टा है, बट इधर ध्यान रखना है कि हमेशा, अभी आप ये मान के चलना कि 100 अंश सेल्सियस तापमान है तो 20 अंश सेल्सियस तापमान की तरफ ही प्रवाह होगा उसका, कभी 100 वाला 200 की तरफ प्रवाहित नहीं होगा। ये नियम है क्लॉसियस का, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। दूसरा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी दहन इंजन 100% आदर्श नहीं होता, आदर्श नहीं होता। इनका कहने का मतलब है कि 100% ऊष्मा 100% कार्य में बदली नहीं जा सकती। इनका मतलब ये हो गया, मैं आप नीचे लिख रहा हूं, इनका मतलब है कि 100% ऊष्मा कभी भी 100% कार्य में नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती, ये बात ध्यान देना है। इसीलिए आदर्श इंजन कभी भी 100% आदर्श नहीं हो सकता। तो दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान, क्लॉसियस कहते हैं कि ऊष्मा के प्रवाह की दिशा सदैव उच्च से निम्न की ओर होगी जब तक कि कोई बाह्य बल प्रभावी ना हो या कोई बाह्य मशीन प्रभावी ना हो। और केल्विन प्लांक कह रहे हैं कि 100% ऊष्मा को आप, ठीक, हमने भैया सही बताया, आपने उल्टा लिखा होगा, हमारी तरफ से सही है। ठीक कह रहा है कि आपने बीपीएससी में फर्स्ट लॉ उल्टा बता दिया है। असंभव जैसी बात क्यों करते हो बेटा, आपने गलत लिख लिया होगा ना, कई बार अपनी भी गलती स्वीकार किया करो। मतलब मैं कैसे गलत बता सकता हूँ, असंभव जैसे कॉन्सेप्ट क्यों कहते हो। कई बार आप जैसे छात्र में ऑफलाइन में आते हैं, लिखे कुछ उल्टा पुल्टा रहते हैं, तो कहते हैं कि आपने लिखा है। तो कई बार ना ध्यान दिया करो, मोबाइल फोन ना अपने पास, उससे सर्च कर लिया करो कि क्या ये जो बात लिखी गई है ऐसा है क्या। और अध्यापक कभी गलती नहीं कर सकता, कभी कभी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा, है ना। मतलब मैं इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकता कि नियम ही उल्टा लिखा दूं। थोड़ा बहुत अगर डेटा हो तो डेटा वगैरह में मिससे मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। खैर, तो दोनों बातें, क्लॉसियस स्टेटमेंट और दूसरा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। खैर, इसके बाद है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको देखते हैं। दरअसल यह एक तरीके से एंट्रोपी कंडीशन है, तो नंबर 3 लिखिएगा, ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम, ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम, ये जुड़ा हुआ है एंट्रोपी से। अब एक कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी, ये क्या है इसे थोड़ा समझते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है कौन सा, ऊष्मा गतिकी का, है ना। सर सही है, नोट्स मेरे पास भी ऐसे, मतलब क्या करोगे बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही आके 4 लाइन लिख के चला जाए। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो सकती है, हमेशा नहीं है, लेकिन हमसे डेटा में गलती हो सकती है, या हमसे कई बार शाब्दिक गलती हो सकती है, या हो सकता है मुझसे कई बार स्पेलिंग एरर हो जाए हिंदी अंग्रेजी भाषा में। इसके पीछे का रीजन होता है कि हमारा ब्रेन आपको समझाने में भी लगा हुआ है, पीछे लिख भी हम रहे हैं, ऐसा मल्टीपल टास्क होता है हमारे पास, है ना। तो इसलिए बाकी आप कहो कि हम आपका नियम ही गलत करवा दें, ऐसा संभव नहीं। मतलब सोते हुए मुझसे आप पूछोगे तभी मैं नहीं बताऊंगा, ये काम रोज का है मेरा बेटा। खैर, अभी क्या एंट्रोपी, बेसिकली एंट्रोपी का मतलब होता है, जैसे आपसे मैं कहूं कि देखो अपने पास 3 कंडीशन, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक कंडीशन है गैस। मेरा सवाल ये है, इन तीनों कंडीशंस में सबसे ज्यादा अनियमित रूप में अणु किसमें है, अनियमितता, यहां बताना, अनियमितता यहां बताना, अनियमितता। तो आप शायद कहोगे कि जो गैस के अणु है बहुत बदमाश है, इनकी जो अनियमितता सबसे हाई है और सबसे रेगुलर पैटर्न जो है वो किसमें, सॉलिड में। इसे कह सकते हैं ये रेगुलर पार्टिकल्स होते हैं, यानी इसमें इरेगुलरिटी बहुत लो है या बहुत कम। तो यही कॉन्सेप्ट आपको अब थर्ड लॉ समझाने के लिए पर्याप्त है, अर्थात द अमाउंट ऑफ द डिस्टर्बेंस या डिसऑर्डरनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। बस ध्यान रखिएगा, द अमाउंट ऑफ द डिसऑर्डरनेस, द अमाउंट ऑफ द डिसऑर्डरनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। अनियमितता, अनियमितता की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना ही अधिक एंट्रोपी होगा, है ना। या रैंडमनेस की बात करें, जो कि डेविल बता रहा है, वर्ड में है, तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों कंडीशंस में जो गैस है इसका एंट्रोपी बहुत हाई है। यदि हम लिखना चाहें कि एंट्रोपी लेवल, तो आप कह सकते हो सबसे ज्यादा हाई एंट्रोपी गैस का, फिर आप कह सकते हो नंबर 2 पर लिक्विड का, और सबसे कम एंट्रोपी होगा सॉलिड का, और इससे भी कम होगा किसका, ध्यान देना, वो होगा क्रिस्टल सॉलिड का। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जैसे मान के चलो कि डायमंड, अब डायमंड इतना रेगुलर टेट्राहेड्रल पैटर्न पर है कि इसकी एंट्रोपी इतनी सिस्टमैटिक है, इनके पार्टिकल्स इतने ज्यादा व्यवस्थित क्रम में सजोए गए हैं कि इनकी एंट्रोपी लगभग 0 मान के चलना। या नमक है, तो एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0 व्हेन द टेंपरेचर इज एब्सोल्यूट 0। तो इनका परिभाषा ये है, तृतीय नियम। तृतीय नियम कहता है कि परम तापमान पर या परम ताप पर, यानी कि -273 अंश सेल्सियस पर किसी
पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की एंट्रोपी एंट्रोपी लगभग शून्य मानी जाती है, लगभग शून्य मानी जाती है, लगभग शून्य मानी जाती है। तो क्या अब आप इसे भूलोगे? उम्मीद है शायद तो नहीं, उम्मीद है शायद तो नहीं, क्योंकि चांस ही नहीं बनता कि आप ये भूल सको, क्योंकि आपने एंट्रोपी देख लिया। एंट्रोपी का मतलब जान लिया कि डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस किसका, इस पूरे कॉन्सेप्ट का। अब एक हमारी छात्रा है, उन्होंने नाम लिखा है एसटीएम नगमा, इन्होंने सवाल पूछा है कि डायमंड की एक रिंग कितने की आएगी सर? वो तो इनसे हम क्या उम्मीद करें कि ये एक एस्पिरेंट है और ये एटीओ निकाल लेंगे। भाई साहब कान पे थप्पड़ मारता अगर तुम ऑफलाइन होते, लपेट के कहीं को भगा देता क्लास के बाहर, लिटरली बता रहा हूँ। ये सुनील पाठक उत्तर दे रहे हैं भैया, यही उत्तर तुम ऑफलाइन अगर देते ना गुरु, 3 दिन तुम्हें क्लास में घुसने देते थे। सही बता रहे हैं। ये किस एग्जाम में आएगा पूछूं मैं आपसे, ये जो नाटक फैला रहे हो किस एग्जाम में आएगा भाई? लाल कर देंगे, समझ लो ऐसा ही कर नाटक किया तो ठीक, चल पढ़ लिख लो, नहीं तो आप डायमंड की अंगूठी की बात कर रहे हो, चांदी इतना महंगा होता जा रहा है, चांदी की अंगूठी ना देख सकते, इसलिए मेहनत करो। तो हो गया क्या? लास्ट और अंतिम बात मैं आपको समझा दूं, और वो है कि एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, और एक कॉन्सेप्ट है सापेक्षिक आर्द्रता। दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आर्द्रता और सापेक्षिक आर्द्रता, ये क्या है? आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों में आर्द्रताएं लिखी जाती हैं, यानी कि किसी हवा में वाष्प की कितनी प्रतिशत मात्रा है वो बताने के लिए आप आर्द्रता का उपयोग करते हैं। तो कह सकते हैं कि किसी हवा में वाष्प की मात्रा ही आर्द्रता कहलाती है, ही आर्द्रता कहलाती है। और इसे हम मापते हैं प्रतिशत में, जैसे 50% आर्द्रता, 60% आर्द्रता, 70% आर्द्रता। कई बार आर्द्रता 100% जब हो जाती है तो चांस बनता है कि तत्काल क्या हो जाएगा, वर्षा की संभावना हो जाती है, किसकी, रेनिंग की संभावना हो जाती है, या वर्षा की संभावना हो जाती है। आपने इसे पढ़ा भी होगा, कई बार एग्जाम में इस तरह से पॉइंट आता है। ओके, इसके अलावा एक वर्ड है रिलेटिव, द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन एयर कंपेयर टू द मैक्सिमम अमाउंट इन द एयर कुड हेल्प। जैसे आप ध्यान देना कि ये हवा, ठीक है, अब मान के चलना कि ये हवा है, एयर है, और इस हवा में हो सकता है कि एक्स अमाउंट का वेपर जा सकता है ना, और अभी इसमें कितना गया है, वाई अमाउंट गया हुआ है। तो यही हमें ध्यान देना है, द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन एयर कंपेयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर, अर्थात कि किसी भी हवा में वाष्प की अधिकतम मात्रा की तुलना में, वाष्प की अधिकतम मात्रा की तुलना में, मात्रा की तुलना में वर्तमान में उपस्थित, वर्तमान में उपस्थित वाष्प का प्रतिशत, वाष्प का प्रतिशत सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है, सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। यानी कि आपके पेट में 4 रोटी की भूख थी, इसकी तुलना में आपने कितना खाया, 1 खाया, तो अभी कितनी रोटी जा सकती है पेट में, 3। तो अभी जो रिलेटिविटी हमने बताई, रिलेटिव किया हमने कि 4 रोटी जा सकती थी, लेकिन अभी हमने कितना ढूंढा तो पाया 1 रोटी मिली, यानी 3 और जा सकती है। तो यही है उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता, और इसे मेजर करते हैं साइक्रोमीटर से। कौन सा, साइक्रोमीटर से मापा जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। कई बार एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मापते हैं, है ना, विशुद्ध आर्द्रता, या और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को ध्यान देना ग्राम प्रति मीटर क्यूब में लिखते हैं, ध्यान देना। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का अगर आपसे पूछा जाए किससे मापा जाएगा, तो याद रखिए ग्राम प्रति मीटर क्यूब, ग्राम प्रति मीटर क्यूब। और एक और हो सकता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, है ना, विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और इसको अगर मापना है तो आप याद रखिएगा इसे मापते हैं ग्राम प्रति केजी। तो 2 और याद रखिएगा, ग्राम प्रति मीटर क्यूब और ग्राम प्रति केजी हवा में। तो ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ग्राम प्रति मीटर क्यूब, और स्पेसिफिक या विशिष्ट आर्द्रता ग्राम प्रति केजी। और सामान्य आर्द्रता, रिलेटिव आर्द्रता मापनी है तो परसेंटेज में काम चल जाए, किसमें, तो कई बार कुछ इवेंट्स में 0 से 10 की तरफ भी ले जाते हैं, 0.5 1 2 3, बट वो हमारे पास नहीं है। सर आई हैव क्वेश्चन, साइक्रोमीटर हमारे फोन में भी होता है, हाँ, आजकल आते हैं बहुत सारे ऐप आते हैं जो साइक्रोमीटर बेस्ड होते हैं। तो खैर यहीं पर हमने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स नामक टॉपिक संपन्न कर लिया। अभी तक ध्यान देना, हम लोगों ने फिजिक्स में जो चैप्टर पढ़े हैं उनको एक बार आप रिकॉल करके कल मैं शुरुआत के आधे घंटे आपसे सवाल करूंगा 15 मिनट, और फिर हम आपके साथ नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नए टॉपिक की तरफ। तो अभी तक जो पढ़े गए टॉपिक हैं वो है रंग, प्रकाश और चुंबक। आप लोग भी बताइए आपने क्या क्या पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा है ध्वनि और तरंग, ध्वनि व तरंग, फिर हमने पढ़ा है स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फिर अभी हमने पढ़ा ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा व ऊष्मा गतिकी। तो कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 50% के आसपास हमने या उससे भी ज्यादा कवर कर लिया। कल हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे और नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जिनमें से कल हम चर्चा करेंगे पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। और इसके बाद हम चर्चा में शामिल करेंगे, हाँ, तो क्रमबद्ध देखो, समय के साथ हम आपके पाठ्यक्रम को चिन्हित करते चलें, इसको आप दोहराते रहना, कल इतना दोहरा के आना जितना मैंने आपको पढ़ा रखा है। इसी बाद हम आपको पढ़ाएंगे नया चैप्टर जो कि होगा विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, और फिर हमारी अंतरिक्ष यानी कि मैकेनिक, एटॉमिक फिजिक्स चैप्टर जिसका नाम होगा रहेगा।
पर हम कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। कल की क्लास पूरी तरह से चिन्हित है इस टॉपिक पर, इसका नाम है पदार्थ की अवस्था या स्टेट। आप साइंस करिए कि हमारे साथ ही साथ चलिए क्रमबद्ध रूप में हम भरसक प्रयास करेंगे कि इस स्तर को बहुत मजबूत किया जाए। बशर्ते अभी के अभी नोट कीजिएगा, जैसे मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ आज। टास्क ये है कि आपको इसे, ये जो रेड कलर में लिखे गए हैं, इसको क्या करना है, दोहरा के आना है। दूसरा, आपको P/Qs वगैरह होंगे, उनके क्वेश्चंस फटाफट लगा लेने हैं। तो अगर आप ये सब कर देंगे तो कल हम आपके साथ शुरुआत में, सर केमिस्ट्री क्लास कब चलेगी? केमिस्ट्री क्लास जैसे ही फिजिक्स संपन्न होगा, फिजिक्स की क्लास अभी मान के चलो कि कल एक दिन, ये परसों का है, यानी कि परसों और अभी 1, 2, 3, 4, 5 दिन चली क्लास फिजिक्स की। तो 5 दिन का मतलब हो गया कि 28